हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। माय नेम इज़ नम्रता। तो एक सवाल जो सब ट्विन फ्लेम्स के माइंड में रहता है या सोल कनेक्शन वालों के माइंड में रहता है कि क्या हमारा जो अपनी ट्विन फ्लेम से कनेक्शन है उसमें हमें फ्री विल दी जाती है क्या कुछ भी करने की। तो ऐसा होता है कि जब आप यहाँ पे बर्थ लेते हो तो यहाँ आने से पहले आप लोगों को हायर सेल्फ की तरफ से एक प्लान भेजा जाता है। आपका और आपके ट्विन के बीच एक प्लान होता है कि हम अर्थ पे जाके अपना पर्पस पूरा करेंगे, यूनियन में आके और लोगों को ये बता के लव एग्जैक्टली होता क्या है और यूनियन एग्जैक्टली होता क्या है और लव कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, चाहे आप दोनों के बीच कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो और चाहे आप दोनों के बीच जितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो स्टिल आप दोनों के बीच लव एग्जिस्ट करता है। तो वो प्लैनेट अर्थ को कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम्स एज अ ट्विन फ्लेम्स अर्थ को रेज करने में हेल्प करता है। और एज एन इम्पैक्ट आपकी एक्टिवेशन होना शुरू होती है जब आप अपने ट्विन से मिलते हो या आपके ट्विन आपकी लाइफ में कोइंसिडेंटली आ जाता है। आप ऑनलाइन मिलते हो अपने ट्विन से किसी डेटिंग ऐप के थ्रू या किसी भी तरह फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, ईमेल पे, किसी भी थ्रू आप अपने ट्विन फ्लेम को अचानक से मिलते हो। तो क्या फ्री विल इस जर्नी में एग्जिस्ट करती है? तो उसके बाद क्या होता है कि आप दोनों को एक प्लान दिया जाता है कि देखो, तुम्हारी हायर सेल्फ का और सोल पर्पस तुम दोनों का ये है और तुम उस सोल पर्पस को पूरा करोगे और तुम्हारी हायर सेल्फ इस तरह तुम्हें गाइड करेगी एवरी मोमेंट पे। तो क्या होता है कि एज अ ट्विन फ्लेम हम फियर में चले जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम गिल्ट में, लो वाइब्रेशनल एनर्जी में फंसे रह जाते हैं, ग्रीड में फंसे रह जाते हैं, माया में फंसे रह जाते हैं, मनी में फंसे रह जाते हैं और पैसा कमाने में फंसे रह जाते हैं। तो आप अचानक से अपने ट्विन से मिलते हो, उसके बाद आपकी लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है और आप एक्सेप्ट नहीं करते कि ये जर्नी एग्जिस्ट करती है। आप अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते रहते हो, पर अंदर से आपकी सोल और आपकी बॉडी फाइट कर रही होती है उसके अगेंस्ट, क्योंकि आपकी सोल अलाइनमेंट में नहीं है जो आपको करना चाहिए। डिवाइन यहाँ पे फ्री विल इस तरह से देते हैं कि वो आपको कुछ चॉइसेस देते हैं कि ये चॉइसेस तुमने ली हैं, इसमें तुम इस तरह से लीड कर सकते हो, पर जो आपका अल्टीमेट पर्पस है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो मैं नहीं मानती कि इस जर्नी में आपको किसी भी तरह की फ्री विल दी जाती है, क्योंकि आपकी हायर सेल्फ एक पर्पस के साथ यहाँ पे पैदा हुई है। आप एक पर्पस के साथ अपने ट्विन से मिले हो, आपका कोई पर्पस है, आपका कोई मिशन है। अगर आप उस मिशन से भागते रहोगे तो आपका माइंड, बॉडी, सोल सब फाइट करती है कि सोल आपकी अलाइनमेंट में आ जाए और आप सरेंडर कर दो इस जर्नी में। तो जब आप इस जर्नी में सरेंडर कर देते हो डिवाइन को, बट आपको सरेंडर करने से पहले ये देखना होगा कि आप एक्चुअल में इस कनेक्शन को एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो यूनिवर्स हर मुमकिन कोशिश करेगा कि आप इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करो। आप भाग के देख लो, आप इग्नोर करके देख लो, आप 10 साल इग्नोर कर लो, 15 साल इग्नोर कर लो, बट इन द एंड आपको एग्री करना ही होगा। यस, ये कनेक्शन एक बिलवड है मेरे, जिनके साथ एग्जिस्ट करता है। आप उनको जो मर्जी नाम दो, ट्विन फ्लेम दो या पैरेलल पार्टनर दो, जो मर्जी नाम दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट ट्रुथ ये है कि आपका ये कनेक्शन है और इस जर्नी में फ्री विल की चॉइस नहीं दी जाती है। कुछ चीज़ों में आपको फ्री विल दी जाती है कि आपको अपना पर्पस किस तरह से पूरा करना है, उसका आपको फ्री विल दी जाती है। बट आपको इसमें फ्री विल नहीं दी जाती है कि आप एक डिनाइल में जी रहे हो और आप इस कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे और आप अपने ट्विन को इग्नोर कर रहे हो। बहुत लोग देखे हैं मैंने जो इग्नोरेंस में जीते हैं और वो फियर में जीते हैं, बट इट इज़ नॉट हेल्पिंग यू। आप लोगों को समझना होगा कि इट इज़ नॉट हेल्पिंग यू। आपको एक्सेप्टेंस में आना होगा और फ्री विल इस जर्नी में आपके सोल पर्पस को लेकर एक्चुअल में दी नहीं जाती है। आपको किसी भी तरह की कोई फ्री विल इस जर्नी में नहीं मिलती है। जो आपका पर्पस है वो आपको पूरा करना ही पड़ेगा और आपको बार बार आपकी ईगो फाइट करती है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, बट अल्टीमेटली आपको उस पर्पस की तरफ बढ़ना
ही पड़ेगा। आपका और आपके ट्विन का पर्पस अर्थ पे अगर लव स्प्रेड करना है, एक साथ रह के, आप किसी मिशन के साथ आए हैं, आपके बीच एज गैप है, आप लोग सेम सेक्स ट्विन फ्लेम हो, और अगर आपके बीच बहुत बड़ा कल्चर डिफरेंस है, तो इन सब के पीछे रीज़न है। आप दोनों क्यों डिसाइड करोगे कि इतना बड़ा गैप हो आप दोनों के बीच? क्योंकि आप दोनों को अपने बिलीफ सिस्टम को क्रश करके, अपनी कंडीशनिंग को क्रश करके आगे बढ़ना है, और जिस सोसाइटी के फियर में आप रहते हो, सोसाइटी में ही ट्रांसफॉर्मेशन आपको लेके आनी है। तो आपको एक्चुअल में इस जर्नी में फ्री विल कुछ % तक दी जाती है, बट हर एक पॉइंट होता है जहाँ पे यूनिवर्स आपको देखता है, डिवाइन आपको देखते हैं कि ये जर्नी इस तरह से आपको अपनी एक्चुअल में सोल पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आना होगा। अगर आप सोल पर्पस के साथ अलाइनमेंट में नहीं है तो गाइस आप सफ़र करेंगे। तो पहले तो ये जानिए कि अपने सोल पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आप किस तरह से आ सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता कि आपका सोल पर्पस क्या है तो आपको अगर आप ट्विन के साथ कांटेक्ट में हैं, आपको अपने ट्विन के साथ बैठ के इस बारे में बात करनी चाहिए कि हमारा सोल पर्पस क्या है और किस तरह से हम अलाइनमेंट में आ सकते हैं अपने सोल पर्पस की तरफ। और बहुत लोग पूछते हैं कि मैम क्या हम अलग अलग रह के अपना सोल पर्पस पूरा कर सकते हैं अगर हम कांटेक्ट में भी हैं? नहीं, आप उस तरह से सोल पर्पस नहीं पूरा कर सकते, क्योंकि अंडरनीथ आपका एक फियर है, और उस फियर को जब तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर देते अनकंडीशनल लव में, तो आपका सोल पर्पस एक्चुअल में पूरा नहीं होता है। और आपका सोल पर्पस अगर अर्थ पे आने का आपका मिशन है, एक साथ रहना, और यहाँ पे यूनियन ला के आपको ये दिखाना कि अनकंडीशनल लव एग्जैक्टली होता क्या है, तो सर उस पर्पस को आप और आपका ट्विन ज़रूर पूरा करोगे। और इतना ही बोलना चाहूँगी कि अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़िए। आप हर किसी को पता होता है अंदर कि हमारा सोल पर्पस क्या है, बट डिनाइल में मत जिए, क्योंकि फ्री विल यूनिवर्स एक पॉइंट ऑफ टाइम तक देता है, और उसके बाद वो जब एक्शन लेना शुरू करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स लाइफ की बढ़ती है, स्ट्रगल्स बढ़ती है। मैं देखती हूँ लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, भागते हैं इस जर्नी से, बार बार भागते हैं, तो इन द एंड उनको सरेंडर करना पड़ता है। तो सरेंडर कर दीजिए गाइस, अपने सोल अलाइनमेंट में लेके आइए, अपने सोल पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आइए। तो आई होप दिस हेल्प्स। नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो भी फैसले लेते हैं, क्या वो सच में आपके अपने होते हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी एक ऐसे रास्ते पे चल रही है जहां सब कुछ पहले से तय है? आज हम एक ऐसे फिलोसॉफिकल सवाल को एक्सप्लोर करेंगे जो हजारों सालों से लोगों को परेशान कर रहा है, फ्री विल और डिटर्मिनिज्म। क्या हम खुद अपने डिसीजंस के मालिक हैं, या सब कुछ एक प्री डिटरमाइंड प्लान के हिसाब से होता है? सबसे पहले समझते हैं कि फ्री विल और डिटर्मिनिज्म आखिर है क्या, क्यों ये इतना बड़ा और गहरा सवाल है, और इनका हमारी ज़िंदगी पर क्या असर होता है। फ्री विल का मतलब है कि हर इंसान अपनी इच्छा और सोच के अकॉर्डिंग अपने फैसले खुद लेता है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम अपनी ज़िंदगी के मालिक खुद हैं, अपने एक्शन के जिम्मेदार हैं, और हमारे पास अपनी चॉइसेस करने की आज़ादी होती है। अगर हम फ्री विल को मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने डिसीजंस के लिए अकाउंटेबल हैं, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे। लेकिन डिटर्मिनिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि दुनिया में हर चीज़ एक कॉज और इफ़ेक्ट की चेन में बंधी हुई है। हर घंटा, हर फैसला पहले से ही किसी वजह से तय होता है। मतलब हमारी ज़िंदगी में जो भी होता है वो पहले से ही फिक्स है, और हमारे पास असली आज़ादी तो होती ही नहीं है। इस नज़रिए में हमारी चॉइसेस भी एक बड़े कैजुअल चेन का हिस्सा हैं जिससे हम बदल नहीं सकते। ये दोनों कॉन्सेप्ट सिर्फ फिलॉसफी तक सीमित नहीं है, बल्कि साइंस, रिलीजन और साइकोलॉजी में भी इनका गहरा असर है। अगर हम फ्री विल को नहीं मानते
तो हमारी मोरालिटी, जिम्मेदारी और कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है। अगर सब कुछ प्री डिटरमाइंड है तो हम अपने कर्मों के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? इसलिए ये सवाल सिर्फ एकेडमिक डिबेट नहीं, बल्कि हमारी ज़िंदगी के फैसले, हमारी जिम्मेदारियां और हमारी आज़ादी को प्रभावित करता है। फ्री विल और डिटर्मिनिज्म डिबेट की शुरुआत एंशिएंट ग्रीस से होती है, जहां अरिस्टोटल ने फ्री विल को इम्पोर्टेंस दी। अरिस्टोटल कहते थे कि इंसान रैशनल है और अपने डिसीजंस खुद लेता है। उन्होंने कहा कि हम अपने एक्शंस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हमारे पास अपनी इच्छा और समझ होती है। लेकिन बाद में फिलोसोफर्स जैसे स्पिनोज़ा ने डिटर्मिनिज्म को सपोर्ट किया। स्पिनोज़ा के अकॉर्डिंग हर चीज़ नेचर के नियमों के अनुसार होती है और हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो एक बड़े कैजुअल चेन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हमारी सोच और एक्शन भी इसी नियम से अलग नहीं है। इसके बाद 19th और 20th सेंचुरी में साइंस के विकास के साथ ये डिबेट और गहरी होती गई। फिजिक्स के लॉज जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स डिटर्मिनिस्टिक लगते हैं, जिससे ये समझा जा सकता है कि हर घटना का एक कॉज होता है और वो प्रेडिक्टेबल होती है। न्यूरोसाइंस की स्टडीज़ ने भी इस डिबेट में अपनी जगह बनाई। साइंटिस्ट ने दिमाग के न्यूरॉन्स और ब्रेन एक्टिविटी को स्टडी किया और पाया कि हमारे डिसीजंस लेने से पहले ही ब्रेन में कुछ गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। मतलब हम सोचते हैं कि हम अपना फैसला कर रहे हैं, लेकिन दिमाग पहले से ही फैसला कर चुका होता है। एक फेमस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट बेंजामिन लिबेट ने दिखाया कि ब्रेन एक्टिविटी डिसीजन लेने से 300 मिलीसेकंड पहले होती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारी फ्री विल तो सिर्फ एक इल्यूजन है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये एक्सपेरिमेंट्स फ्री विल को पूरी तरह से ख़त्म नहीं करते, क्योंकि डिसीजन मेकिंग एक जटिल प्रक्रिया है और कॉन्शियसनेस का रोल अभी पूरी तरह से समझा नहीं गया है। बहुत से फिलोसोफर और साइंटिस्ट फ्री विल का पक्ष लेते हैं। उनका कहना है कि बिना फ्री विल के हमारी मोरालिटी, जिम्मेदारी और जस्टिस सिस्टम का क्या होगा। अगर सब कुछ प्री डिटरमाइंड है तो हम किसी को उसके बुरे कर्मों के लिए कैसे सजा दे सकते हैं। फ्री विल के सपोर्टर्स कहते हैं कि हम अपनी सोच, समझ और इच्छा के जरिए अपने फैसले लेते हैं और इसलिए हम अपने एक्शंस के लिए खुद ही अकाउंटेबल हैं। अगर हम फ्री विल को ना माने तो ज़िंदगी का कोई मीनिंग ही नहीं बचता। फिलॉसफी का एक और नज़रिया है जिसको कंपैटिबिलिज्म कहते हैं। इसके अनुसार फ्री विल और डिटर्मिनिज्म दोनों साथ साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। कंपैटिबिलिस्ट्स कहते हैं कि हमारे डिसीजंस डिटर्मिनिस्टिक लॉ के अंदर होते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी रीजनिंग और समझ के ज़रिए डिसीजंस लेते हैं, जिसे हम फ्री विल कहते हैं। यानी हम अपने कर्मों के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे वो किसी कैजुअल चेन का ही हिस्सा क्यों ना हो। कंपैटिबिलिज्म के अकॉर्डिंग हमारी आज़ादी इस बात में है कि हम अपने विचारों और डिसीजंस को समझदारी से चुन सकें और अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार बने। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए आप ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं, सिग्नल रेड है तो आप रुकते हैं। क्या आपके रुकने का फैसला आपका खुद का था या ट्रैफिक रूल्स और सिचुएशन ने आपको वहाँ पर रुकने के लिए मजबूर किया? इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना रिएक्शंस और डिसीजन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि फ्री विल
और डिटर्मिनिज्म एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें शायद पूरा कभी ना मिले, लेकिन इस डिबेट से हमें अपनी ज़िंदगी को समझने में मदद मिलती है। आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं या सब कुछ पहले से तय है? नीचे कमेंट में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसी और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, हमारा फ्यूचर कैसा होगा ये डिपेंड करता है उन डिसीजंस पर जो कि हम अपनी लाइफ में लेते हैं। हमारी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा बुरा हुआ है उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमारे लिए गए डिसीजंस का भी होता है। सही समय पर लिए गए सही डिसीजंस हमें फायदा पहुंचाते हैं और गलत डिसीजंस नुकसान। ये एक सिंपल सी चीज है जो कि हम सभी जानते हैं। जी हाँ, हम सभी को लगता है कि हम सभी अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने के लिए फ्री है। हम सभी के अंदर एक फ्री विल है जो कि हमें ये पावर देती है कि हम डिसाइड कर सकें कि किसी सिचुएशन में हमें क्या करना है। दुनिया के कई मेजर रिलीजन्स की फिलॉसफी इस आइडिया के आसपास घूमती है कि गॉड ने हम इंसानों को फ्री विल दी है ताकि हम जो मर्जी हो वो फैसला ले सकें। फिर चाहे वो वेस्टर्न रिलीजन्स का जजमेंट डे का आइडिया हो या फिर इंडियन रिलीजन्स का लॉ ऑफ कर्मा, बिना फ्री विल के ये दोनों ही आइडिया कोलैप्स हो जाते हैं। हालांकि फ्री विल का आइडिया हमें काफी हद तक लॉजिकल लगता है, पर इसके अलावा एक और आइडिया है जो कि एकदम इसके उलट है, जिसको डिटर्मिनिज्म कहते हैं। यानी सब कुछ डिटरमाइंड है, यानी पहले से तय है। हम सभी लोग बिल्कुल किसी मूवी के किरदारों की तरह हैं जो कि स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्ट कर रहे हैं और हमारे पास कोई फ्री विल नहीं है। अगर इस आइडिया को सही माने तो फिर हमारी न्याय व्यवस्था सवालों के घेरे में आ जाती है, क्योंकि अगर हम में से कोई कुछ भी करने के लिए फ्री ही नहीं है तो फिर उसे सजा किस बात की दी जा रही है। तो आखिर इन दोनों आइडियाज में से कौन सा आइडिया सही है? इन दोनों ही आइडियाज पर लंबे समय से फिलॉसफी में बहस चलती रही है, पर आज इस बहस में साइंस भी शामिल हो चुका है। आखिर साइंस का इस बारे में क्या कहना है? साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग किसे फेवर करती है, फ्री विल को या डिटर्मिनिज्म को? अगर फ्री विल को फेवर करती है तो फिर साइंस के लॉज का क्या, जो कि डिटरमाइंड है और किसी के लिए भी नहीं बदलते? और अगर डिटर्मिनिज्म को फेवर करती है तो फिर क्या हम वाकई में एक मूवी के किरदार जैसे हैं जो कि कुछ भी करने के लिए फ्री नहीं है? क्या है सच पता करेंगे इस वीडियो में, तो कहीं जाएगा मत, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अगर हम अपने एक्शंस पे गौर करें तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर पता चलती है कि किसी भी फिजिकल एक्शन को करने से पहले हम मेंटली इसके बारे में सोचते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी मेंटल स्टेट फिजिकल स्टेट को अफेक्ट करती है। यहां से एक सवाल मन में आता है कि आखिर हमारी इस मेंटल स्टेट का इंचार्ज कौन है? क्या हम खुद हैं या फिर हमारी ये मेंटल स्टेट भी यूनिवर्स की सभी चीजों की ही तरह फिजिक्स के लॉज से गवर्न है? आइडिया चाहे फ्री विल का हो या डिटर्मिनिज्म का, एक समय तक दोनों ही आइडियाज सिर्फ फिलॉसफी तक ही सीमित थे। पर जैसे जैसे हमने इस यूनिवर्स को समझना शुरू किया, हमें पता चला कि यहां जो कुछ भी घट रहा है वो सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट का रिजल्ट है, जो कि फिजिक्स के लॉज से गवर्न है। फिजिक्स के लॉ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो फिक्स हैं। यूनिवर्स में मौजूद एक एक पार्टिकल इन्हीं लॉज को फॉलो कर रहा है। अगर हम यूनिवर्स में घट रही घटनाओं पर नजर डालें तो हमें पता चलता है कि यहाँ जो कुछ भी चल रहा है उसके कॉज एंड इफेक्ट को ट्रैक करते हुए हम टाइम में पीछे चलते जाएं तो हम वहां पहुंच जाते हैं जहां से इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, बिग बैंग। और हमारे पास कोई बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर हो जिसमें हम बिग बैंग के दौरान मौजूद सभी पार्टिकल्स के डेटा को फीड करके फिजिक्स के लॉज का एक सिमुलेशन रन कर दें तो हम उस यूनिवर्स के फ्यूचर के बारे में पूरी तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सभी पार्टिकल्स का डेटा है और हम जानते हैं कि सभी पार्टिकल्स फिजिक्स के लॉज को ही फॉलो करते हैं। तो ऐसे में हमारे कंप्यूटर के लिए यह कैलकुलेट करना जरा भी मुश्किल नहीं है कि उनका फ्यूचर क्या होने वाला है। अब हमारे पास ऐसा कोई कंप्यूटर तो नहीं है और ना ही हमारे पास सभी पार्टिकल्स का डेटा है जो कि हम इस यूनिवर्स में होने वाले फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकें। पर इस सब से हम इतना तो समझ ही सकते हैं कि अगर हमारा यूनिवर्स अनचेंजेबल फिजिक्स के लॉज से गवर्न है तो इसका मतलब यह है कि हम जिस यूनिवर्स में हैं वो एक डिटर्मिनिस्टिक यूनिवर्स है। यहाँ जो कुछ भी घट रहा है वो सब पहले घटने वाली घटनाओं का परिणाम है और पहले घटने वाली घटनाएं उससे पहले घट चुकी घटनाओं का परिणाम थी। यानी इस तरह से देखा जाए तो यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब पहले से तय है। यहाँ घटने वाली हर घटना का फ्यूचर, इवन मौजूद एक एक पार्टिकल का फ्यूचर भी उस समय तय हो गया था जब बिग बैंग हुआ था। हमारा शरीर भी एलिमेंट्री लेवल पर इन्हीं पार्टिकल से बना है और अगर ऐसा है तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि यहाँ कोई फ्री विल नहीं है। फ्री विल सिर्फ एक इल्यूजन है, पर ऐसा लगता तो नहीं है।
हमें तो यही लगता है कि जैसे हम ही डिसीजन ले रहे हैं। जैसे आप चाहें तो इस वीडियो को देखते रह सकते हैं या फिर चाहें तो इसको अभी यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता ये फ्रीडम आपके पास है? जी हाँ, लगता तो यही है कि हम अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हैं। पर जरा ध्यान से सोचिए, क्या आपके लिए डिसीजन सिर्फ आपके होते हैं? क्या कोई भी बाहरी या अंदरूनी फैक्टर उन्हें अफेक्ट नहीं करता? जैसे तमाम आंकड़े बताते हैं कि नशे के दौरान ड्राइविंग करने से एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यही नहीं, हमारे शरीर में रिलीज होने वाले हार्मोन्स भी हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। जब भी हम किसी की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं तो इसके पीछे भी तो कुछ हार्मोन्स का ही खेल है। ब्रेन में चल रहे प्रोसेसेस से अफेक्ट ना होना पॉसिबल नहीं है। इस बात के तमाम सबूत हैं कि ब्रेन जो करता है वही हम करते हैं। ब्रेन में जो चल रहा है वो तो बहुत दूर की बात है, हम तो ब्रेन के बाहर जो चल रहा है उससे भी नहीं बच पाते। हमारे आसपास मौजूद चीजें हमारे डिसीजंस को बहुत डीपली अफेक्ट करती हैं। जी हाँ, जो कंपनीज एड्स में पैसा खर्च करती हैं वो बेवकूफ नहीं है। वो अच्छी तरह जानती हैं कि एड्स काम करते हैं। न केवल एड्स बल्कि हमारे आसपास मौजूद लोग भी हमारे डिसीजंस को अफेक्ट कर सकते हैं। आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, आप किस कल्चर में पले बड़े हैं, आप मेल हैं या फीमेल, आपको अपनी ग्रोथ के दौरान कैसा पोषण मिला है, आपके दोस्त किस तरह के हैं, पिछली रात आपने नींद कैसी ली थी, और हाँ, यहाँ तक कि आपने लास्ट मूवी कौन सी देखी थी या किताब कौन सी पढ़ी थी, खाना क्या खाया था, कितनी देर पहले खाया था, ये सब भी हमारे डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। जी हाँ, 2011 में इजरायली जजेस पे की गई एक स्टडी की माने तो आपका लंच करना और ना करना भी आपके डिसीजंस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक जज का पेशा बहुत जिम्मेदारी वाला माना जाता है और उनसे ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो किसी भी चीज से प्रभावित हुए बिना अपना डिसीजन देंगे। इस स्टडी में पैरोल बोर्ड में काम करने वाले कुछ जजेस को चूज किया गया और देखा गया कि क्या उनके दिए गए जजमेंट को कोई बाहरी चीज अफेक्ट करती है, और पाया गया कि लंच ब्रेक के बाद फेवरेबल डिसीजंस में अचानक से उछाल आ जाता था। कहने का मतलब है कि ऐसी छोटी छोटी चीजें भी हमारे डिसीजंस को अफेक्ट कर सकती हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ऐसे में हम ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि हम कोई भी डिसीजन लेने के लिए फ्री है? फ्री विल का मतलब है जो आप चाहते हैं उसे चुनने की आजादी। पर अगर ऐसा है तो फिर आप फ्री कहां हुए? क्योंकि आपकी विल तो उससे जुड़ी हुई है जो आप चाहते हैं, और इसलिए वो फ्री नहीं है बल्कि डिटरमाइंड है। और अगर आप कहते हैं कि मेरी फ्री विल जो मैं चाहता हूं उससे जुड़ी हुई नहीं है बल्कि रैंडम है, तो फिर ये विल ही नहीं है। ये तो फिर ऐसा हुआ कि जैसे कोई सिक्का उछाल कर फैसला करे और जो साइड आए उसको चुन ले। फिर इसमें विल कहां है? फिर भी ये डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है कि फ्री विल सिर्फ एक इल्यूजन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिजिक्स की ही कोई थ्योरी फ्री विल को सपोर्ट करती हो, जैसे क्वांटम फिजिक्स? जी हाँ, फिजिक्स की सभी बाकी थ्योरीज से अलग जहां सब कुछ फिक्स है, क्वांटम फिजिक्स हमें एक ऐसी दुनिया के बारे में बताती है जहां सब कुछ संभावनाओं पर टिका है। क्वांटम पार्टिकल्स क्लासिकल वर्ल्ड में मौजूद चीजों की तरह नहीं होते, इनकी पोजीशन के बारे में हम श्योर हो सकते हैं, बल्कि ये पार्टिकल्स एक ही समय पर कई डिफरेंट स्टेट में मौजूद रह सकते हैं, तब तक जब तक कि इनका किसी से इंटरेक्शन ना हो या इन्हें मेजर ना किया जाए। हम इनकी पोजीशन या स्टेट के बारे में श्योर नहीं हो सकते। क्लासिकल वर्ल्ड से अलग क्वांटम वर्ल्ड बाय नेचर इनडिटर्मिनिस्टिक नेचर का है। क्या क्वांटम वर्ल्ड के इस इनडिटर्मिनिस्टिक नेचर में हमारी फ्री विल के लिए कहीं कोई जगह है? इससे पहले कि हम फ्री विल के लिए क्वांटम वर्ल्ड में कोई जगह ढूंढें, हमें फ्री विल को ठीक से समझना चाहिए। तभी तो हम ये समझ पाएंगे कि क्वांटम वर्ल्ड में ये कहीं फिट भी होती है नहीं। फ्री विल का मतलब है अपनी मर्जी से कोई भी फैसला कर पाने की आजादी। और जब हम इस तरह की आजादी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ब्रेन में चल रहे प्रोसेसेस से अफेक्ट हुए बिना कोई फैसला लेना। यानी भले आपके ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन्स में मौजूद मॉलिक्यूल्स को बनाने वाले एटम्स और एटम्स को बनाने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसी भी स्टेट में हो, आपको उनसे किसी भी तरह से अफेक्ट हुए बिना अपना फैसला लेना है, या फिर आप अपनी मर्जी से उस स्टेट को चेंज कर पाएं। तो क्या क्वांटम फिजिक्स में इस तरह की आजादी के लिए कोई जगह है? वेल, तो देखिए, क्वांटम फिजिक्स बाय नेचर इंडिटर्मिनिस्टिक भले हो, पर इसका ये नेचर केवल क्वांटम लेवल पर ही देखने में आता है। ब्रेन में मौजूद सेल्स जिनमें तमाम मॉलिक्यूल्स मिलजुल कर काम करते हैं, ऐसे किसी भी क्वांटम प्रोसेस से अफेक्ट होते होंगे इसकी संभावना बहुत कम है। एंड इवन इफ अफेक्ट होते भी होंगे तो भी इसमें हमारा तो कोई भी रोल नहीं। मतलब अगर क्वांटम पार्टिकल्स के इनडिटर्मिनिस्टिक नेचर की वजह से हमारा डिसीजन अफेक्ट भी होता है तो इसमें हमने तो कुछ नहीं किया, क्योंकि क्वांटम पार्टिकल्स के इस इनडिटर्मिनिस्टिक नेचर पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। हम तो अभी भी इस यूनिवर्स के नियमों के ही गुलाम हैं। यानी क्वांटम फिजिक्स में भी फ्री विल के लिए कोई जगह नहीं है। तो क्या अब हमें यह मान लेना चाहिए कि फ्री विल का आइडिया अनसाइंटिफिक है?
और फ्री विल जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। जब ये सवाल आता है तो लोगों के मन में कई तरह के डाउट उठने लगते हैं, जैसे अगर फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर मेरे जीने का क्या मकसद है, मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूं जब मैं अपने फैसले लेने के लिए फ्री ही नहीं हूं तो। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर फ्री विल नहीं है तो फिर कानून को किसी को सजा देने का कोई अधिकार नहीं बचता, क्योंकि जब उसका अपने लिए फैसलों पर कोई कंट्रोल ही नहीं है तो फिर उसे सजा किस बात की दी जा रही है। वाकई में ये सवाल ऐसे हैं जो कि सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या वाकई में हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे? वेल, तो दोस्तों मैं कहूंगा कि यहां हमें चीजों को एक दूसरे नजरिए से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। असल में दुनिया में रियलिटी कई लेयर्स में मौजूद है और हर लेयर के अपने कुछ फैक्ट्स हैं। जैसे पानी को ही ले लीजिए। पानी का मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एलिमेंट्री लेवल पर पानी यही है। अब जरा ये बताइए कि पानी का एक सिंगल मॉलिक्यूल इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी को कैरी करेगा? क्या हम इसे सॉलिड कह सकते हैं या लिक्विड या फिर गैस? जवाब है पानी का सिंगल मॉलिक्यूल इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी को कैरी नहीं करता। ये सारी प्रॉपर्टीज हमें तब मिलती हैं जब वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ इकट्ठा होते हैं। इसी तरह पानी की और भी कई प्रॉपर्टीज हैं, जैसे फ्लूइडिटी, विस्कोसिटी, क्रिस्टलाइजेशन। ये प्रॉपर्टीज भी तभी इमर्ज होती हैं जब पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक जगह पर जमा होते हैं। पानी के एक सिंगल मॉलिक्यूल में आप इन सभी प्रॉपर्टीज को फाइंड नहीं कर सकते। इन प्रॉपर्टीज को इमर्जेंट प्रॉपर्टीज कहते हैं। ये सब बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप ये समझ सकें कि रियलिटी यहाँ कई लेयर्स में मौजूद है और रियलिटी की हर लेयर के बारे में बात करने का अपना एक तरीका है, अपनी एक टर्मिनोलॉजी। यही वजह है कि साइंस की इतनी सारी ब्रांचेज हैं। साइंस की सभी ब्रांचेज वास्तव में रियलिटी की किसी खास लेयर को ही स्टडी करती हैं। यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि रियलिटी की अलग अलग लेयर्स में दिख रहे फर्क के बावजूद एलिमेंट्री लेवल पर जो कुछ भी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम रियलिटी को अलग अलग लेयर्स में तोड़कर स्टडी करते हैं क्योंकि यही एक बेहतर तरीका है न केवल चीजों को समझने का बल्कि उनके बारे में बात करने का भी। जैसे अगर हम किसी स्पीशी के सेक्सुअल या सोशल बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसे में उन मॉलिक्यूल्स और एटम्स की बात करनी जरूरी नहीं है जिनसे मिलकर वो बना है। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का रूप लेते हैं तो रियलिटी की एक और नई लेयर क्रिएट होती है और कुछ नई तरह की प्रॉपर्टीज इमर्ज होती हैं, जिनमें से एक है रिस्पॉन्स टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। जी हाँ, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आसपास हो रही चीजों पर रेस्पॉन्स करते हैं। जैसे अगर आप किसी प्लांट को किसी लाइट सोर्स के पास रखें तो वो उस लाइट सोर्स की तरफ झुकने लगता है। इसे फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। प्लांट ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को कैप्चर कर सकें। तो क्या इस रिस्पॉन्स को लेकर हम इस तरह कह सकते हैं कि उस प्लांट ने लाइट की डायरेक्शन में बैंड होने का डिसीजन लिया है ताकि वो ज्यादा लाइट कैप्चर कर सके, यानी उसके पास भी डिसीजन लेने की पावर है, या फिर इट्स जस्ट अ मैकेनिकल प्रोसेस? साइंस हमें बताती है कि प्लांट के वो हिस्से जो लाइट सोर्स से दूर होते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, उन हिस्सों में मौजूद सेल्स में ऑक्सिन नाम का एक हार्मोन एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट सोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में मौजूद सेल्स कुछ लंबे होने लगते हैं, जिसकी वजह से प्लांट लाइट सोर्स की डायरेक्शन में बैंड होने लगता है। अगर इस नजरिए से देखें तो ये एकदम मैकेनिकल प्रोसेस ही लगता है, लेकिन हम आम बोलचाल की भाषा में यही कहते हैं कि प्लांट्स लाइट सोर्स की डायरेक्शन में बैंड होते हैं, जैसे मानो वो सोच समझकर ये डिसीजन ले रहे हैं। यहां पर हो सकता है कुछ लोग ऐसा सोच रहे हो कि प्लांट्स में फ्री विल नहीं होती, वो तो जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ एक मैकेनिकल रेस्पॉन्स ही होता है। फ्री विल तो सिर्फ कुछ इंटेलिजेंट क्रीचर्स के पास ही होती है, जैसे कि इंसान। कुछ रिलीजन वाकई में ऐसा ही क्लेम करते हैं कि फ्री विल सिर्फ गॉड ने इंसानों को दी और किसी भी जानवर के पास फ्री विल नहीं है। तो देखिए, हम इंसान अपने आप को भले खास माने पर ऐसा मानने से हकीकत बदलती नहीं है, और हकीकत यही है कि हम भी उन्हीं सेल से बने हैं जिनसे बाकी एनिमल्स बने हैं, और इन सेल्स के अंदर चलने वाले प्रोसेसेस और इन सेल से मिलकर बनने वाले ऑर्गन्स के अंदर बाहर चलने वाले सभी प्रोसेसेस हमारे अंदर भी बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं जैसे किसी भी एनिमल के अंदर काम करते हैं। बट प्लांट्स के कंपैरिजन में हम इंसान और कुछ और एनिमल्स एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को शो करते हैं, जिसका रीजन है कि प्लांट्स की तरह उनके पास फूड का सनलाइट जैसा आसान सोर्स नहीं होता। उन्हें फूड हासिल करने के लिए बहुत तिकड़म भिड़ानी पड़ती है। यही वजह है कि एवोल्यूशन के दौरान एनिमल्स ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते चले गए। क्या आपको नहीं लगता कि प्लांट्स के कंपैरिजन में उनका ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर यही कहीं ना कहीं हमें ये मानने को मजबूर करता है कि उनके पास फ्री विल है? इसे कुछ इस तरह से समझिए। मान लीजिए आपने एक रोबोट बनाया है जो कि अपने आसपास मौजूद चीजों को आइडेंटिफाई करके उनके हिसाब से रेस्पॉन्स करता है। क्या इस स्टेज पर आप ये मान सकते हैं कि उसके पास फ्री विल है? आपका जवाब होगा नहीं,
क्योंकि उसके रिस्पॉन्स को हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक प्रोग्राम है जो कि सर्टेन इनपुट पर सर्टेन रिस्पॉन्स देता है और इसीलिए उसका ये रिस्पॉन्स फ्री नहीं है। अब इस रोबोट की कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब हमने इस रोबोट में कई तरह के डिफरेंट प्रोग्राम्स डाल दिए हैं जो कि एक ही सिचुएशन से मिल रहे इनपुट्स को सेपरेटली प्रोसेस करते हैं और उसके बाद एक और प्रोग्राम इन सभी प्रोग्राम से मिले जुले आउटपुट की एनालिसिस करके ये डिसाइड करता है कि अब क्या करना है। इस स्टेज पर आप देखेंगे कि अब रोबोट से मिलने वाले रेस्पॉन्सेज पहले के मुकाबले कॉम्प्लेक्स हो गए और अब आपके लिए इस रोबोट के रिस्पॉन्सेज को प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब हमारे रोबोट के अंदर मौजूद प्रोग्राम्स कोई रिस्पॉन्स देने से पहले पास्ट के एक्सपीरियंसेस की हेल्प भी लेते हैं। इस अपडेट के बाद आप देखेंगे कि रोबोट के रिस्पॉन्स को प्रिडिक्ट करना अब और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। कुछ ऐसा ही प्रोसेस हम इंसानों के ब्रेन में होता है। ब्रेन के कई अलग अलग हिस्से एक ही प्रॉब्लम पर अपने अलग अलग ढंग से काम करते हैं। हमारे दिमाग में जो कुछ प्रोसेसिंग चल रही होती है उसके एक बहुत छोटे से हिस्से के बारे में ही हम अवेयर होते हैं, जबकि हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो इन्हीं सब प्रोसेसेस का मिला जुला रिस्पॉन्स होता है और हमें ये लगता है कि ये डिसीजन हमने बिना किसी इन्फ्लुएंस के लिया है। हमारे ब्रेन में चलने वाले प्रोसेसेस किस तरह से हमारे डिसीजंस के लिए जिम्मेदार होते हैं, इसको साबित करने के लिए कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जा चुके हैं। जैसे एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है लिबेट्स एक्सपेरिमेंट, जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा। इस एक्सपेरिमेंट में एक इंसान के हेड में इलेक्ट्रोड्स अटैच किए गए ताकि उसके ब्रेन में चलने वाली एक्टिविटीज को मेजर किया जा सके। उसके बाद उसे कोई डिसीजन लेने के लिए कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराया गया और हर बार यही पाया गया कि इससे पहले वो इंसान कोई कॉन्शियस डिसीजन ले पाए और अपने लिए डिसीजन के बारे में अवेयर हो पाए, उससे ठीक पहले उसके ब्रेन की एक्टिविटी तेज हो जाती है। यानी इससे पहले कि हम अपने लिए फैसले के बारे में जान पाएं, हमारे ब्रेन में फैसला हो जाता है। ठीक इसी तरह जर्मनी में 2007 में जॉन डेलन हेवेंस, जो कि एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और इस एक्सपेरिमेंट में भी यही पाया गया कि इससे पहले कि हम अपने लिए डिसीजन के बारे में अवेयर हो पाए, हमारा ब्रेन फैसला कर लेता है। यानी हमें ऐसा लगता है कि हमने फ्रीली कोई फैसला किया है, पर असल में वो फैसला हमारे ब्रेन में चल रही एक्टिविटीज का ही रिजल्ट होता है, जिसके बारे में हम अवेयर नहीं होते। यानी यहां भी फ्री विल सिर्फ एक इल्यूजन ही साबित होती है। पर मैं आपको बता दूं कि फ्री विल भले ही एक इल्यूजन हो, लेकिन इसको लेकर आपको परेशान होने की जरा भी जरूरत नहीं है। फ्री विल के बिना भी आप मजे से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। जिस तरह एक रोबोट प्रोग्राम्ड है, वैसे ही हम भी बायोलॉजिकल रोबोट्स हैं, जिनके अंदर कई तरह के बायोलॉजिकल प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो कि एनवायरनमेंट से मिलने वाले इनपुट्स पर रेस्पॉन्स देते हैं। अब चूंकि ना तो हम एनवायरनमेंट से मिलने वाले सारे इनपुट्स के बारे में ही अवेयर हैं और ना ही अपने ब्रेन में चल रही एक्टिविटीज के बारे में ही हमें कुछ पता है, लिहाजा हमारे लिए तो हमारा लिया कोई भी डिसीजन प्री डिटरमाइंड नहीं है। मान लीजिए आपको भूख लगी है और आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करने का सोच रहे हैं। फूड डिलीवरी ऐप आपको कई ऑप्शंस दिखाती है। काफी देर सोच विचार के बाद आप किसी एक फूड ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब अगर कोई कहे कि आपने जो फूड ऑप्शन चुना वो तो प्री डिटरमाइंड था, पर इससे क्या फर्क पड़ता है अगर ये प्री डिटरमाइंड भी था? अगर हम अपने आप को एक बायोलॉजिकल रोबोट की तरह भी देखें तो इस सिचुएशन में हमारे ब्रेन के एल्गोरिदम को जो बेहतर लगा उसने चुना। अगर इसे चाहें तो कॉज एंड इफेक्ट की एक सीरीज की तरह भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, या आप चाहें तो सिंपली ये भी कह सकते हैं कि मैंने अपनी विल से इस फूड ऑप्शन को चूज किया। आप चाहें इसे किसी भी तरह एक्सप्लेन करें, लेकिन इससे जो अंडरनीथ रियलिटी है वो तो नहीं बदलने वाली है। यहां फर्क सिर्फ इतना है कि ये सारी बातें रियलिटी की अलग अलग लेयर्स के बारे में की जा रही हैं। आपको याद होगा मैंने अभी पीछे बताया था कि रियलिटी कई अलग अलग लेयर्स में मौजूद है और रियलिटी की हर लेयर के बारे में बात करने का अपना एक तरीका, अपनी एक टर्मिनोलॉजी है। लेकिन गड़बड़ तब हो जाती है जब हम रियलिटी की दो अलग अलग लेयर्स के बारे में की जा रही बातों को मिक्स कर देते हैं। अपनी डेली लाइफ में जो डिसीजंस आप लेते हैं उनकी बात करते करते आप एटॉमिक लेवल पर चल रहे कॉज एंड इफेक्ट की बात नहीं कर सकते। यानी एक तरफ तो आप कहें कि मैंने अपनी मर्जी से एक फूड ऑप्शन को चुना और फिर आप कहने लगे कि मैंने कहाँ चुना, ये तो मेरे ब्रेन के एटम्स में हो रही इंटरेक्शंस का रिजल्ट है। वैसे दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन रियलिटी की उस लेयर के कॉन्टेक्स्ट में जिससे इनका रिलेशन है, इन्हें मिक्स करेंगे तो फिर तो डिजास्टर ही होगा। बाकी जीवों की ही तरह हम अपनी डेली लाइफ में आ रहे चैलेंजेस और सिचुएशंस पर रिस्पॉन्स करते हैं, साथ ही हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते भी हैं। एलिमेंट्री लेवल पर भले ही इसे कॉज एंड इफेक्ट की एक सीरीज की तरह एक्सप्लेन किया जा सके जो कि पूरी तरह से फिजिक्स के लॉज को फॉलो कर रही है, पर इससे ह्यूमन लेवल पर चीजें बदलती नहीं है। ह्यूमन लेवल पर हम जानते हैं कि एक हेल्दी पर्सन का ब्रेन सामने मौजूद सिचुएशंस के बारे में एक बेहतर डिसीजन लेने के लिए कैपेबल होता है।
अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे इसके लिए ट्रेन किया जा सकता है। अगर कोई गलती करके ये कहे कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, वो तो बस वो कर रहा है जो कि फिजिक्स के लॉज उससे करवा रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो रियलिटी के दो डिफरेंट लेयर्स के बारे में की जा रही बातों को मिक्स कर रहा है। एटॉमिक लेवल की रियलिटी चाहे जो हो, पर ह्यूमन लेवल की रियलिटी ये है कि हमें अपने समाज को बेहतर ढंग से चलाना है, और इसके लिए लॉ एंड पनिशमेंट अभी तक एक कारगर तरीका साबित हुआ है। और मुझे नहीं लगता हमारा लॉ सिस्टम अगर फ्री विल के बजाय डिटर्मिनिज्म की फिलॉसफी पर भी अगर काम करे तो हमें कोई भी समस्या होगी, क्योंकि डिटर्मिनिज्म की फिलॉसफी कहती है कि अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसके पीछे एक इवेंट्स की चेन भी एग्जिस्ट करती है। यानी ये फिलॉसफी सारा ब्लेम किसी इंडिविजुअल पर डालने के बजाय हमें उन कारणों की पड़ताल करने का रास्ता भी दिखाती है जिसकी वजह से किसी इंडिविजुअल ने ऐसा किया है। अगर हमें एक अच्छा समाज चाहिए तो इसके लिए केवल लोगों को उनकी गलतियों के लिए सजा देना काफी नहीं है, बल्कि उन कारणों को भी ढूंढना उतना ही जरूरी है जिसकी वजह से किसी ने ऐसा किया। हम सभ्यता के पायदानों को पार करते हुए यहां तक पहुंचे हैं क्योंकि हमारे अंदर मौजूद बायोलॉजिकल एल्गोरिदम कुछ इस तरह विकसित हुई है कि वो लगातार बेहतर का चुनाव करती रहती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारा बनाया रोबोट या कोई कंप्यूटर एल्गोरिदम किसी गिवन सिचुएशन में बेहतर विकल्प का चुनाव करती है। एल्गोरिदम चाहे बायोलॉजिकल हो या फिर हमारी बनाई कंप्यूटर एल्गोरिदम, दोनों ही फिजिक्स के लॉज को फॉलो करती हैं, और इनके प्रोसेस को आप चाहें तो कॉज एंड इफेक्ट की टर्म्स में भी समझा सकते हैं, पर इससे ह्यूमन स्केल की रियलिटी बदलती नहीं है। भले ही फ्री विल सिर्फ एक इल्यूजन हो, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अभी भी अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकते हैं। तो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही चैनल मेंबर्स और सपोर्टर्स का भी शुक्रिया, जिनके सपोर्ट की वजह से मैं ये कंटेंट आप तक पहुंचा पाता हूं। आप भी चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपसे जल्द होगी मुलाकात एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चौथा प्रश्न, तन्मयता से किया गया प्रत्येक कार्य साधना है, तो क्या जरूरी है कि परमात्मा की साधना के लिए संन्यास लिया जाए? तन्मयता कहां सीखोगे, कैसे सीखोगे? संन्यास और क्या है? तन्मयता सीखने की एक विधि, एक उपाय, तन्मय होने का एक ढंग, एक शैली। नाम उसे तुम कुछ भी दो। संन्यास क्या है? जिसे मैं संन्यास कहता हूं वह क्या है? मेरे साथ तन्मय होने की एक व्यवस्था, तुम्हारी तरफ से ये घोषणा कि अब मैं तुम्हारे साथ चलने को राजी हूं, जहां ले चलो, तूफान में तो तूफान में, मझधार में तो मझधार में, तुम डूबो तो तुम्हारे साथ डूबने को राजी हूं। संन्यास का और क्या अर्थ है? ये खतरा लेना खतरा ही है, क्योंकि पता नहीं मैं तुम्हें कहां ले जाऊं, तुम्हें कुछ पता नहीं कि मैं तुम्हें किस तरफ ले जा रहा हूं, ये नाव कहां जाके लगेगी तुम्हें कुछ पता नहीं, ये नाव मैं बीच में डुबा दूंगा या दूसरे किनारे पर पहुंचाऊंगा तुम्हें कुछ पता नहीं। तुमने मेरे पास आए, तुमने मेरे हाथ में हाथ थामा और तुम्हारे भीतर एक श्रद्धा का जन्म हुआ कि चलूंगा। ये खतरा लेने जैसा है, डूबे तो भी खतरा लेने जैसा है। संन्यास का इतना ही अर्थ होता है कि तुमने अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए कि तुम मेरे खिलाफ किसी तरह का सुरक्षा का उपाय अब न करोगे। संन्यास का वही अर्थ होता है जो तुम जब अस्पताल जाते हो और ऑपरेशन की टेबल पर लेटते हो और सर्जन के हाथ में छोड़ देते हो, अब जो हो, क्योंकि क्या पता क्या होगा। ये सर्जन नशे में हो सकता है, शराब ज्यादा पी गया हो, कुछ का कुछ काट पीट कर दे, पत्नी से झगड़ के आया हो, क्रोध में हो, 2 इंच की जगह 4 इंच काट दे। मैंने सुना है ऐसा कि एक सर्जन ऑपरेशन कर रहा था, अपेंडिक्स निकाली, बड़ा कुशल कारीगर था,
उसके विद्यार्थी, उसके शिष्य, उसके मित्र सब किनारे खड़े होकर देख रहे। उसकी कुशलता की जगत में ख्याति थी। वो जिस ढंग से निकालता था, उनकी सांसें रुकी रह गई। जिस कुशलता से, जिस कारीगरी से उसने अपेंडिक्स निकाली। जब अपेंडिक्स निकल गई, उन सब ने, उनके हाथों से बेतहाशा तालियां बज गई। सर्जन को इतना जोश आ गया कि जोश में उसने टेबल पर पड़े हुए आदमी के टांसिल भी निकाल दी, जोश की वजह से। जैसा तुम कह देते ना, कभी कोई संगीतक गा रहा, कह देते वंस मोर, ताली बजा दी तो वो फिर दोहरा देता। क्या पता, लेकिन सर्जन के हाथ में जब तुम लेट जाते हो, छोड़ देते हो सब। ये तो उससे भी बड़ी सर्जरी है। यहां शरीर के ही काटने की बात नहीं, यहां तो मन को काटने की बात है। यहां तो मन कटेगा तो ही तुम कुछ पा सकोगे। यहां तो तुम्हारे अहंकार को काट डालने की बात है। तुम कहते हो तन्मयता से किया गया प्रत्येक कार्य साधना है। निश्चित तन्मयता को तुम्हें पता है क्या अर्थ होता है। अगर तुम सत्य की खोज में लगे हो तो तन्मयता से लगने का अर्थ होगा किसी सदगुरु के साथ एक रूप हो जाना। अगर तुम यहां सुनने बैठे हो तो तन्मयता का अर्थ होगा कि मेरे और तुम्हारे बीच कोई तर्क और कोई विवाद न रह जाए। तुम्हारे मेरे बीच एक स्वीकार हो, तुम्हारे मेरे बीच नहीं गिर जाए, हां का भाव उठे, वही सन्यास है। सन्यास एक क्रांति है। इसलिए तो देखते हो लाल रंग क्रांति का रंग, सन्यास का रंग है। ये आत्म क्रांति है। सुर्ख कलियां, सुर्ख पत्ते, सुर्ख फूल, सुर्ख तूफान, सुर्ख आंधी, सुर्ख धूल, और हर सुर्खी में सुर्खिए शराब, इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब। ये क्रांति है, ये शराब की सुर्खी है। ये लाल रंग इस बात की सूचना है कि मैं मिटने को तैयार, मैं नया होने को तैयार, कि मैं अपना क्रास अपने कंधे पर रखने को तैयार, कि मुश्किलें आए, कि कठिनाइयां आए, तो भी मैं इस यात्रा को करने को आतुर, कोई भी कीमत चुकानी हो मैं तैयार। सन्यास का भाव तो तुम्हारे भीतर उठ आया होगा, इसलिए सवाल उठा है, पूछा है तुमुल पांडे ने। जरूर कहीं भीतर भाव उठता होगा, कहीं प्यास जगती होगी, अन्यथा प्रश्न कैसे बनता। अब अगर तुम डरते हो, भागते हो, घबराते हो, हजार कारण होते हैं डरने, भागने, घबराने के, तो फिर तुम पछताओगे। तो फिर एक मौका आया था जो तुम चूके, फिर किसी न किसी दिन तुम कहोगे आंसू से भरी हुई आंखों से, दिल में सोजे गम की एक दुनिया लिए जाता हूं मैं, आह तेरे मैगदे से दे पिए जाता हूं मैं, जाते जाते लेकिन एक पैमा किए जाता हूं मैं, अपने अज में सरफरोशी की कसम खाता हूं मैं, फिर तेरी बज में हंसी में लौट कर आऊंगा मैं और बा अंदाज दिगर आऊंगा मैं। आह वे चक्कर दिए हैं गर्द से आयाम ने, खोल कर रख दी हैं आंखें तलखिए अलाम ने, फितरते दिल दुश्मने नगमा हुई जाती है अब, जिंदगी एक बर्क एक सोला हुई जाती है अब, सर से पातक एक खूनी आग बनकर आऊंगा, लाल जारे रंगबू में आग बनकर आऊंगा। जा तो सकते हो, लेकिन खाली हाथ जाओगे, या तो भरे हाथ जाना, और या फिर कम से कम इस प्यास को लेकर जाना कि जाते जाते लेकिन एक पैमा किए जाता हूं मैं, एक वादा किए जाता हूं, अपने अजमे सरफरोशी की कसम खाता हूं मैं, फिर तेरी बजमे हंसी में लौट कर आऊंगा मैं और बा अंदाजे दिगर आऊंगा मैं।
आना ही पड़ेगा। तुम्हारे भाव को मैं समझा, तुम्हारी आकांक्षा को मैं समझा, तुम्हारे भय को भी समझा। ये सभी का भय है, ये कुछ तुम्हारा ही नहीं। यहां जो संन्यास्त हो गए हैं उनका भी कभी यही भय था। क्या लोग कहेंगे? लोग हंसेंगे कि पागल समझेंगे? क्या कैसे काम चलेगा? कपड़े पहनकर गैर एक दुकान कैसे चलेगी? गैर एक कपड़े पहन के दफ्तर काम कैसे करने जाऊंगा? पिता क्या कहेंगे, माँ क्या कहेगी, पत्नी क्या कहेगी, बेटे बेटियां क्या कहेंगे, नाते रिश्ते, हजार हजार बातें, हजार हजार चिंताएं। लेकिन कभी ऐसी घड़ी आ जाती आदमी की जिंदगी में जब ये सब बातों का कोई मूल्य नहीं रह जाता, जब ये दिखाई पड़ता है कि ये सब बातें ऐसी ही चलती रहेंगी और एक दिन मौत आ जाएगी। और तुम देखते हो जब मुर्दे को उठाते हैं तो उसको लाल कपड़ा उड़ा देते, मगर तब बहुत देर हो चुकी, अब कुछ सार नहीं, अब लाल कपड़ा उड़ाओ। और जब मुर्दे को ले जाते हैं तो राम नाम सत्य, अब बहुत देर हो चुकी, अब यहां सुनने वाला कोई भी नहीं रहा। मैं तुम्हें जिंदगी में लाल कपड़ा उड़ा देता हूं, अर्थी पे चढ़ा देता हूं, राम नाम सत्य करा देता हूं। संन्यास का अर्थ है जीते जी मर जाना। संन्यास का अर्थ है ऐसा जो अब तक का जीवन था वो व्यर्थ था, ऐसा जान के अब एक नए जीवन की तलाश शुरू होगी। और जो आज हो सकता हो उसको कल पर मत छोड़ना, जो अभी हो सकता हो उसे स्थगित मत करना। न हो सकता हो मजबूरी है, जबरदस्ती संन्यास लेना ऐसा नहीं कह रहा हूं, जोर लगा के संन्यास लेना ऐसा नहीं कह रहा हूं। ऐसा लिया हुआ संन्यास दो कौड़ी का होगा। सहज भाव उठता हो तो फिर भय की चिंता नहीं लेना, भाव उठता हो तो फिर भाव के साथ बह जाना। जबरदस्ती भाव मत उठा लेना, भाव उठता ही ना हो, औरों ने संन्यास लिया ये देख के संन्यास मत ले लेना, अन्यथा वह झूठ होगा, अभिनय होगा, पाखंड होगा। लेकिन तुम्हारे भीतर भाव उठता हो तो फिर दुनिया भी इंकार करती हो तो चिंता मत करना। जलाले आतिशो बर को सहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वह सबाब पैदा कर। तेरे खराम में है जल जलों का राज नेहा, हर एक गांव पर एक इनकलाब पैदा कर। बहुत लतीफ है ए दोस्त टेक का बोसा, यही है जाने जहां इसमें आप पैदा कर। तेरा सबाब अमानत सारी दुनिया की, तू खार जारे जहां में गुलाब पैदा कर। तू इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर। तुम प्रतीक्षा मत करो कि क्रांति आएगी, क्रांति कभी नहीं आती, क्रांति में जाना होता है। तू इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर। और मैं जिस क्रांति की बात कर रहा हूं वह कोई सामाजिक राजनीतिक क्रांति नहीं, वह क्रांति है व्यक्ति की क्रांति, आत्मिक क्रांति। तन्मयता से ही जीवन जिया जाए, यही राज। लेकिन तन्मयता कहां सीखोगे? तन्मयता सीखने के लिए कोई जो तन्मय हो गया हो उसके साथ जुड़ जाना होगा। किसी की वीणा बज उठी हो, उसकी वीणा के पास तुम अपनी गैर बजती वीणा रख दो, पास रखे रखे ही गैर बजती वीणा के तार भी कपने लगते हैं बजती वीणा की चोट से। कोई दिया जल गया हो, उसके पास अपने बुझे दिए को रख दो, कभी निकटता की ऐसी घड़ी आएगी कि जलते दिए से ज्योति लपकेगी और बुझे दिए को पकड़ जाएगी। मेरा कुछ भी नहीं खोता है, तुम्हें बहुत कुछ मिल जाता है। जलता दिया अब भी जल रहा है, 1000 दिए जला लिए हो तो कुछ ऐसा मत सोचना कि जलते दिए की कुछ रोशनी कम हो गई। यही तो मजा है आत्मिक अनुभव का कि बांटो, लुटाओ, न लुटता है न बटता है, बढ़ता ही चला जाता है, कुछ खर्च नहीं होता। उपनिषद का वचन तुम्हें याद है? ईसावास उस वचन से शुरू होता है, पूर्ण से पूर्ण भी निकाल लो तो भी पीछे पूर्ण ही शेष रह जाता है। तुम्हें जितना मुझसे निकालना हो निकाल लो, तुम जरा भी संकोच मत करना।
संन्यास का इतना ही अर्थ है, लेकिन वे ही निकाल पाएंगे जो मेरे करीब आएंगे। करीब आना यानी संन्यास। तुम यहां यूं ही नहीं आए हो। तुम्हारे भीतर कहीं न कहीं एक हलचल है, एक बेचैनी है, एक प्रश्न है जो शब्दों में नहीं ढल पा रहा। तुम बाहर से सामान्य दिखते हो, पर भीतर कोई आवाज है जो लगातार बोल रही है, डराती है, भविष्य दिखाती है, बीते हुए कल को बार बार दोहराती है। तुम सोचते हो कि यह सोच तुम्हें सुरक्षित करेगी, लेकिन वही सोच तुम्हें धीरे धीरे थका रही है। यही थकान तुम्हें यहां लाई है। ध्यान से सुनो, जो बात अभी कही जाने वाली है वह ज्ञान नहीं है, यह समझ है। और समझ किताबों से नहीं आती, समझ जागने से आती है। आज अगर तुम केवल सुनोगे नहीं बल्कि महसूस करोगे, संभव है कि पहली बार तुम्हें अपने ही मन से थोड़ी दूरी दिखाई दे, और वही दूरी तुम्हारी मुक्ति की पहली सीढ़ी है। मन बहुत चालाक है। वह तुम्हें विश्वास दिलाता है कि वह तुम्हारा रक्षक है, तुम्हारा मित्र है। लेकिन अगर तुम ईमानदारी से देखो तो पाओगे कि तुम्हारी अधिकतर डर, तुम्हारी अधिकतर घबराहट, तुम्हारा अधिकांश दुख सब मन की ही उपज है। अभी यहां कोई खतरा नहीं है, फिर भी दिल तेज धड़क रहा है। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, फिर भी भीतर कुछ टूट रहा है। यह सब क्यों? क्योंकि तुम वर्तमान में नहीं हो। तुम या तो बीते हुए कल में फंसे हो या आने वाले कल में खोए हो, और जो वर्तमान से चूक गया वह जीवन से चूक गया। अब एक छोटी सी बात ध्यान से समझो। सोच कोई समस्या नहीं है, सोच की गुलामी समस्या है। विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन विचारों में खो जाना बीमारी है। और अधिकतर लोग इसी बीमारी को अपनी पहचान मान बैठे हैं। वे कहते हैं मैं बहुत सोचता हूं, जबकि सच यह है कि सोच उन्हें चला रही है। डर क्या है? डर भविष्य की कल्पना है। घबराहट क्या है? घबराहट उन कल्पनाओं पर विश्वास कर लेना है। मन एक फिल्म प्रोजेक्टर की तरह है, वह पर्दे पर दृश्य डालता रहता है। असफलता, अपमान, बीमारी, अकेलापन, मृत्यु, और तुम भूल जाते हो कि यह सिर्फ पर्दा है, वास्तविकता नहीं। तुम उस फिल्म में इतने डूब जाते हो कि पर्दे के पीछे बैठे दर्शक को भूल जाते हो। आज मैं तुम्हें दर्शक की याद दिलाने आया हूं। जब भी अगली बार डर आए, उससे लड़ो मत, भागो मत। आंख बंद करके बैठ जाओ और देखो कि डर कहां है। क्या वो हाथ में है? नहीं। क्या वो आंखों में है? नहीं। क्या वो पेट में है? शायद एक सनसनाहट। पर ध्यान से देखो, वह सनसनाहट भी बदल रही है। जो बदल रहा है वह तुम नहीं हो सकते। यही पहली समझ है। तुम डर नहीं हो, तुम घबराहट नहीं हो, तुम विचार नहीं हो। तुम वह हो जो इन सब को देख रहा है, लेकिन मन ये बात पसंद नहीं करता। जैसे ही तुम देखने लगते हो, मन कहता है इससे क्या होगा, यह बेकार है। तुम्हारी समस्या बहुत बड़ी है। मन हमेशा तुम्हें फिर से सोच में खींच ले जाना चाहता है, क्योंकि सोच में ही उसका अस्तित्व है। ध्यान रखना, मन तुम्हारा शत्रु नहीं है, पर मालिक बन जाए तो जहर है। अब एक गहरी बात समझो। ओवर थिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि तुम जीवन पर भरोसा नहीं करते। डर इसलिए होता है क्योंकि तुम परिणाम पर नियंत्रण चाहते हो। घबराहट इसीलिए होती है क्योंकि तुम वर्तमान को स्वीकार नहीं करते। तुम हर समय कुछ और होना चाहते हो, जो है वह कभी पर्याप्त नहीं लगता। लेकिन जीवन होने में है, बनने में नहीं। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि जो इस क्षण है वही पर्याप्त है, उसी क्षण मन ढीला पड़ने लगता है। याद रखो,
समाधान सोच से नहीं आता, समाधान आता है देखने से। अभी तुम जो सुन रहे हो उसे समझने की कोशिश मत करो, उसे भीतर उतरने दो। मन कहेगा इससे मेरी नौकरी का क्या, मेरे रिश्ते का क्या, मेरे भविष्य का क्या। मन हमेशा सौदेबाजी करेगा, लेकिन जीवन सौदा नहीं करता। जीवन केवल जीने को कहता है। आज अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ भी सच्चा लगा हो, कुछ भी छू गया हो, तो एक छोटा सा काम करना, अपने विचार में सिर्फ एक शब्द लिख देना, देख रहा हूं। यह विचार मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए होगा। यह तुम्हारी पहली घोषणा होगी कि अब तुम मन नहीं देखने वाले हो। मन बहुत प्राचीन है, वह तुम्हारे जन्म से भी पुराना है। उसमें तुम्हारे नहीं, तुम्हारे माता पिता के, समाज के सदियों के डर जमा है। इसलिए जब तुम सोचते हो कि यह मेरा डर है, तो तुम भ्रम में हो। यह डर व्यक्तिगत नहीं है, यह सामूहिक है। तुम बस उसे ढो रहे हो। मन का पूरा खेल समय के साथ है। या तो वह तुम्हें बीते हुए कल में खींच ले जाता है, या आने वाले कल में। वर्तमान उसके लिए सबसे खतरनाक जगह है, क्योंकि वर्तमान में उसका कोई अस्तित्व नहीं। ध्यान देकर देखो, जब तुम पूरी तरह इस क्षण में होते हो तो सोच अपने आप रुक जाती है। कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई लड़ाई नहीं करनी पड़ती। लेकिन मन बड़ा चालाक है। वह भविष्य को तैयारी के नाम पर बेचता है। वह कहता है अगर अभी सोच लोगे तो बाद में दुख नहीं होगा, और तुम मान लेते हो। असल में होता इसका उल्टा है। जितना अधिक तुम भविष्य के लिए सोचते हो, उतना ही तुम वर्तमान खोते हो, और जिसने वर्तमान खो दिया उसने सब खो दिया। अब एक बहुत सूक्ष्म बात समझो, भविष्य कभी आता नहीं है। जब भी आता है वह वर्तमान बन जाता है। तो तुम जिस चीज से डर रहे हो वो कभी घटित ही नहीं होती, तुम केवल उसकी कल्पना से डरते हो। मन कल्पना का कारखाना है, और ओवर थिंकिंग उसी कारखाने की ओवर प्रोडक्शन है। अब सवाल यह नहीं कि मन को कैसे रोका जाए। मन को रोका नहीं जा सकता। जो रोका जाए वह दब जाता है, और दबा हुआ मन और ज्यादा हिंसक हो जाता है। प्रश्न यह है, मन से दूरी कैसे बने? और दूरी केवल देखने से बनती है। अभी इस क्षण जैसे तुम मेरी बात सुन रहे हो, वैसे ही अपने भीतर भी सुनना शुरू करो। कोई विचार आए उसे नाम दो, बस कहो विचार। कोई डर आए कहो डर, बस इतना ही। कोई विश्लेषण नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं। तुम चकित हो जाओगे कि जिस चीज को तुम अब तक मैं मानते थे वह कितनी जल्दी बदलती है, और जो बदल रहा है वह तुम नहीं हो सकते। यही साक्षी का जन्म है। घबराहट तब आती है जब मन शरीर पर कब्जा कर लेता है। दिल तेज धड़कता है, सांस उथली हो जाती है, पसीना आता है, और तुम कहते हो मैं घबरा रहा हूं। नहीं, शरीर में ऊर्जा हिल रही है और मन उसे कहानी दे रहा है। अगली बार जब घबराहट आए तो कहानी मत सुनो, शरीर में जाओ, सांस को देखो, दिल की धड़कन को देखो। तुम पाओगे देखते ही तीव्रता कम होने लगती है, क्योंकि देखने वाला कभी घबराता नहीं। घबराता तो वही है जो कहानी में खो जाता है। मन हमेशा चरम पर सोचता है, या तो सब कुछ बहुत अच्छा या सब कुछ बहुत बुरा। बीच का रास्ता उसे पसंद नहीं। जीवन बीच में है, मन किनारों पर है। इसीलिए मन के साथ जीने वाला हमेशा असंतुलित रहता है, कभी बहुत उत्साहित, कभी बहुत निराश। संतुलन तब आता है जब तुम मन नहीं, चेतना से जीते हो। एक बात और समझ लो, तुम्हारा मन तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। वह वही कर रहा है जिसके लिए उसे प्रशिक्षित किया गया है। समाज ने उसे डर पर पाला है, स्कूल ने उसे तुलना सिखाई है, परिवार ने उसे अपेक्षाएं दी है। अब अगर तुम जाग रहे हो तो यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मन को मालिक से सेवक बनाओ। सेवक उपयोगी है, मालिक विनाशकारी। जब भी सोच आए उससे पूछो मत क्या सही है, बस देखो क्या यह अभी है। अगर अभी नहीं है
तो उसे जाने दो। जीवन अभी है, सांस अभी है, यह पल अभी है, और जो अभी है उसमें कोई समस्या नहीं। समस्याएं हमेशा समय के साथ आती है, या तो अतीत से या भविष्य से। पहचान यहीं से असली उलझन शुरू होती है। तुम सोचते हो कि तुम डर हो, तुम चिंता हो, तुम ओवरथिंकिंग हो। असल में तुमने इन सब को अपनी पहचान बना लिया है। कोई कहता है मैं बहुत भावुक हूं, कोई कहता है मैं बहुत सोचता हूं, कोई कहता है मेरी फितरत ही डरने की है। ध्यान दो, ये सब वाक्य नहीं है, ये जंजीरें हैं तुमने अपने गले में खुद डाली हैं। पहचान बड़ी मीठी होती है, वह तुम्हें सुरक्षा देती है, झूठी सुरक्षा। कम से कम तुम्हें यह तो पता रहता है कि मैं कौन हूं। लेकिन जीवन को पहचान पसंद नहीं है। जीवन बहाव है और पहचान जमी हुई बर्फ है। जब तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूं, उसी क्षण तुम मर जाते हो। सांस चलती रहती है, शरीर चलता रहता है, लेकिन भीतर कुछ नया घटने की संभावना समाप्त हो जाती है। अब एक बहुत क्रांतिकारी बात समझो, तुम्हारी कोई स्थायी पहचान है ही नहीं। आज तुम जो हो कल नहीं रहोगे, और ये दुख की बात नहीं, यही मुक्ति है। डर इसलिए नहीं सताता कि वह शक्तिशाली है, डर इसीलिए सताता है क्योंकि तुम उसे मेरा कह लेते हो। जैसे ही तुम कहते हो मेरा डर, तुमने उसे घर दे दिया। लेकिन डर कभी कहता नहीं मैं तुम्हारा हूं। यह तो तुम हो जो अपनापन जता रहे हो। अभी इसी क्षण भीतर देखो, कोई विचार चल रहा है। अगर मैं पूछूं यह विचार कौन देख रहा है, तो अचानक एक खालीपन सा महसूस होगा। वही खालीपन तुम्हारी असली प्रकृति है। मन उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि उस खालीपन में मन का कोई चेहरा नहीं, कोई नाम नहीं। मन नाम से जीता है, समाज नाम से जीता है, लेकिन अस्तित्व नाम से नहीं, मौन से जीता है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया, नाम बताओ, पहचान बताओ, उपलब्धि बताओ। कभी किसी ने नहीं सिखाया खुद को बिना नाम के महसूस करना। इसीलिए जब तुम अकेले होते हो, जब कोई देखने वाला नहीं होता, तब बेचैनी बढ़ जाती है, क्योंकि पहचान को दर्शक चाहिए। घबराहट अक्सर तब आती है जब पहचान खतरे में पड़ती है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे कम समझने लगे तो, अगर मेरा नियंत्रण चला गया तो। ध्यान दो, ये जीवन का डर नहीं है, यह छलवे का डर है। जीवन को फर्क नहीं पड़ता, जीवन बहता रहता है, लेकिन तुम्हारी बनाई हुई छवि कांपने लगती है। अब एक प्रयोग करो, अगली बार जब डर आए, खुद से मत पूछो मैं क्यों डर रहा हूं, पूछो कौन सी पहचान खतरे में है। तुरंत स्पष्टता आएगी। कभी वह अच्छा इंसान की पहचान होगी, कभी सफल व्यक्ति की, कभी मजबूत दिखने वाला की। और जैसे ही तुम पहचान को देख लेते हो, डर ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि पहचान देखी जा सकती है, और जो देखा जा सकता है वह तुम नहीं हो सकता है। यह समझ बहुत शांत है, इसमें कोई उत्तेजना नहीं, कोई नशा नहीं, लेकिन यह समझ धीरे धीरे मन के पूरे साम्राज्य को हिला देती है। ओवर थिंकिंग की जड़ यही है। तुम लगातार अपनी पहचान को बचाने की कोशिश कर रहे हो। भविष्य में सफल दिखना है, अतीत में सही साबित होना है। इस बीच जीवन निकल जाता है। याद रखो, जीवन को तुम्हारे परिचय पत्र की जरूरत नहीं। तुम बिना किसी लेबल के भी पूरे हो। जिस दिन तुमने यह देख लिया, उस दिन डर तुम्हारा पीछा छोड़ देगा, क्योंकि डर को रहने के लिए मैं चाहिए, और तुमने मैं को ढीला कर दिया। अभी तक हमने 3 बातें देखी, सोच, मन और पहचान। अब अगली परत और गहरी है, क्योंकि अब बात सीधे तुम्हारे अनुभव पर आएगी। अनुभव, यहीं से बात विचार से नीचे उतरती है। अब तक जो कुछ कहा गया उसे तुम समझ सकते थे, मान सकते थे, असहमत भी हो सकते थे, लेकिन अब जो कहा जाने वाला है उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। समझ और अनुभव में फर्क है।
समझ मन की होती है, अनुभव अस्तित्व का होता है। तुम बहुत सी बातें समझते हो कि डर बेकार है, कि ओवर थिंकिंग नुकसान करती है, कि घबराहट सिर्फ मन का खेल है। फिर भी डर आता है, फिर भी सोच चलती रहती है। क्यों? क्योंकि समझ अभी सतह पर है, अनुभव जड़ तक नहीं पहुंचा। अनुभव तब शुरू होता है जब तुम किसी चीज को बदलने की कोशिश छोड़ देते हो। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बात मन को पसंद नहीं आएगी। तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे भीतर डर है, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम डर को हटाना चाहते हो। हटाने की इच्छा ही डर को ताकत देती है। जब तुम कहते हो मुझे डर नहीं चाहिए, उसी क्षण तुम डर को स्वीकार कर लेते हो कि वह महत्वपूर्ण है। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण हो जाता है वही केंद्र बन जाता है। डर को केंद्र से हटाने का एक ही तरीका है, उसे पूरी तरह बिना शर्त अनुभव करना। मतलब ये नहीं कि डर में डूब जाना, मतलब ये भी नहीं कि डर से लड़ना। मतलब है डर को ठीक वैसे ही देखना जैसे वह है, न अच्छा न बुरा, न सही न गलत, सिर्फ देखना। ये सिर्फ देखना बहुत साधारण लगता है, लेकिन यह साधारण नहीं है, क्योंकि अब तक तुमने जीवन में कुछ भी सिर्फ नहीं देखा। तुम हमेशा जोड़ते रहे मत, राय, स्मृति, भविष्य, तुलना। जब घबराहट आती है तो शरीर में ऊर्जा तेज हो जाती है, दिल तेज धड़कता है, सांस बदल जाती है। अभी तक तुमने इसे बीमारी कहा, अब इसे अनुभव कहो। अगली बार जब घबराहट आए बैठ जाना, कुछ करने की कोशिश मत करना, सांस को बदलना भी मत, सकारात्मक सोच भी मत करना, बस महसूस करना। शरीर में जो भी हो रहा है उसे भीतर से देखने देना। तुम देखोगे शुरुआत में डर बढ़ेगा, क्योंकि पहली बार तुम भाग नहीं रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ अद्भुत घटेगा। डर टूटने लगेगा, क्योंकि डर भोजन से जिंदा रहता है और उसका भोजन है तुम्हारा विरोध। जैसे आग को हवा मिलती है, वैसे डर को तुम्हारी प्रतिक्रिया मिलती है। अनुभव का मतलब है बिना प्रतिक्रिया। यह कोई तकनीक नहीं है, तकनीक मन को चाहिए। यह एक साहस है, अपने ही भीतर रुक जाने का साहस। अब एक और गहरी बात, ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं रुकती क्योंकि तुम सोचते हो। ओवर थिंकिंग इसलिए चलती है क्योंकि तुम सोच से बचना चाहते हो। जो भी तुम दबाते हो वह लौट कर आता है। मन तुम्हें थका नहीं रहा, मन तुम्हारी थकान दिखा रहा है। जब तुम अनुभव में उतरते हो तो धीरे धीरे एक दूरी बनने लगती है। तुम पाते हो सोच चल रही है लेकिन तुम हिल नहीं रहे, डर आ रहा है लेकिन तुम टूट नहीं रहे, घबराहट है लेकिन तुम उसमें खो नहीं रहे। यही स्थिरता है। स्थिरता का मतलब जड़ होना नहीं, स्थिरता का मतलब है केंद्र का अचल होना। बाहर तूफान हो सकता है लेकिन भीतर गहराई में शांति बनी रहती है। अब समझो, शांति कोई अवस्था नहीं है, शांति तुम्हारी प्रकृति है। तुम उसे पाना नहीं है, तुम बस उससे हटे हुए हो। जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं लेकिन सूरज गायब नहीं होता। डर, सोच, घबराहट, ये सब बादल हैं। अनुभव वह क्षण है जब तुम बादलों से लड़ना छोड़ देते हो और आकाश को याद करते हो। जब यह अनुभव गहरा होता है तो जीवन में एक अजीब सी सहजता आने लगती है। तुम पहले जैसे ही काम करते हो लेकिन बोझ नहीं रहता। तुम सोचते हो लेकिन सोच तुम्हें नहीं चलाती। तुम भविष्य की योजना बनाते हो लेकिन भविष्य में रहते नहीं। यही संतुलन है और यह किसी साधु का जीवन नहीं है, यह जागृत मनुष्य का जीवन है। याद रखो, तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, तुम पहले से वही हो। बस अनुभव को अनुमति दो। मौन, इसे तुम अक्सर गलत समझते रहे हो। तुम सोचते हो मौन का मतलब है बोलना बंद कर देना, शोर से भाग जाना, आंखें बंद करके कहीं बैठ जाना। लेकिन यह तो मौन की परछाई भी नहीं है। सच्चा मौन बोलने से रुकता नहीं, सच्चा मौन सोच के थमने से भी नहीं आता।
सच्चा मौन तब प्रकट होता है जब तुम भीतर से प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो। ध्यान दो, तुम्हारी बेचैनी आवाज से नहीं है, तुम्हारी बेचैनी प्रतिक्रिया से है। कोई तुम्हें कुछ कह देता है, तुम भीतर हिल जाते हो। कोई परिस्थिति बदल जाती है, तुम भीतर टूटने लगते हो। यह टूटन शोर की वजह से नहीं, यह टूटन इसलिए है क्योंकि भीतर मौन नहीं है। मौन कोई अभ्यास नहीं, मौन कोई लक्ष्य नहीं है। मौन वह स्थिति है जब तुम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हो। और स्वीकार करना बहुत गहरा शब्द है। स्वीकार का मतलब हार मानना नहीं, स्वीकार का मतलब है लड़ाई छोड़ देना। अब एक बहुत सूक्ष्म बात समझो, ओवर थिंकिंग तब होती है जब मन को मौन से डर लगता है, क्योंकि मौन में मन का अस्तित्व नहीं। मन शब्दों में रहता है, विचारों में रहता है, तर्कों में रहता है। मौन में वह घुटने टेक देता है। इसलिए जैसे ही भीतर थोड़ी शांति आती है, मन तुरंत कुछ न कुछ सोचने लगता है। पुरानी याद, आने वाला डर, कोई अधूरी बात। मन कहता है कुछ तो चलना चाहिए, लेकिन जीवन को कुछ चलाने की जरूरत नहीं, जीवन स्वयं चलता है। जब तुम मौन में ठहरते हो तो पहली बार तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हें हर चीज को नियंत्रित नहीं करना है। घबराहट का मूल कारण यही नियंत्रण की भूख है। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो, लेकिन अस्तित्व तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता। अस्तित्व अपने नियमों से चलता है। जिस दिन तुमने यह मान लिया, उसी दिन भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है। मौन का मतलब यह नहीं कि डर नहीं आएगा, डर आएगा, लेकिन मौन में डर टिक नहीं पाएगा, क्योंकि डर को संवाद चाहिए, डर को कहानी चाहिए। मौन में कहानी मर जाती है। जब डर आता है और तुम चुप रहते हो, न भागते हो, न लड़ते हो, न समझाते हो, तो डर खुद से ही थक जाता है। यह बड़ा अद्भुत अनुभव है। डर आता है, थोड़ी देर रुकता है और चला जाता है, और तुम पहली बार देखते हो यह तो स्थायी था ही नहीं। तुम्हारी पूरी जिंदगी इसी भ्रम में बीतेगी। जो भीतर चल रहा है वही तुम हो। मौन तुम्हें यह दिखाता है कि जो चल रहा है वह आता जाता है, और जो देखने वाला है वह स्थिर है। अब समझो, मौन का मतलब भाव शून्य होना नहीं। मौन में भाव और भी गहरे हो जाते हैं। खुशी में एक स्थिरता आ जाती है, दुख में एक समझ आ जाती है। पहले तुम रोते थे और टूट जाते थे, अब तुम रोते हो लेकिन बिखरते नहीं। यही फर्क है। मौन तुम्हें जीवन से काटता नहीं, मौन तुम्हें जीवन से जोड़ता है। तुम वही काम करते हो, उसी दुनिया में रहते हो, लेकिन भीतर एक केंद्र बन जाता है। और जो व्यक्ति केंद्र में जीने लगता है, उससे ओवर थिंकिंग नहीं सताती, क्योंकि अब सोच केंद्र नहीं रही, सोच एक उपकरण बन गई। याद रखो, जब सोच मालिक होती है तो जहर बन जाती है, जब सोच सेवक होती है तो वरदान बन जाती है। मौन सोच को सेवक बनाता है। अब एक और गहराई, तुम मौन को पकड़ने की कोशिश मत करना। जो पकड़ा जाए वह मौन नहीं होता। मौन तो तब आता है जब तुम छोड़ देते हो अपेक्षाएं, परिणाम, भविष्य की चिंता। तुम कहते हो जो है यही है। ये वाक्य बहुत क्रांतिकारी है, क्योंकि इसमें कोई शिकायत नहीं, और जहां शिकायत खत्म होती है वही मौन शुरू होता है। अब तुम समझ सकते हो कि क्यों बुद्धिमान लोग कम बोलते हैं, क्यों उनकी आंखों में शांति होती है। वे मौन को जीते हैं। यह मौन किसी गुफा में नहीं मिलता, यह मौन बाजार में भी मिल सकता है। बस एक शर्त है, तुम भीतर से भागना बंद कर दो। अभी तक हमने सोच को देखा, मन को देखा, पहचान को देखा, अनुभव को जिया, और अब मौन को छुआ। जीवन अब बात किसी विचार की नहीं, किसी अभ्यास की नहीं, किसी समझ की भी नहीं, अब बात जीने की है। अब तक जो कुछ सुना वह अगर केवल सुना ही रह गया तो उसका कोई अर्थ नहीं। सत्य तब बनता है जब वह तुम्हारी चाल में उतर आए, तुम्हारी आंखों में दिखे, तुम्हारे बोलने और चुप रहने में प्रकट हो।
जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल किया जाए। जीवन एक रहस्य है जिसे जिया जाए। लेकिन तुमने जीवन को पहेली बना लिया। हर पल पूछते हो क्या सही है, क्या गलत है, आगे क्या होगा। इसी प्रश्नों की भीड़ में जीवन कहीं पीछे छूट गया। अब एक अंतिम बात बहुत ध्यान से समझो। डर, घबराहट और ओवर थिंकिंग तुम्हारे शत्रु नहीं है, वे संकेत हैं। संकेत इस बात के कि तुम जीवन को जी नहीं रहे, तुम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हो। जिस दिन तुमने नियंत्रण छोड़ दिया उसी दिन डर ढीला पड़ जाता है। नियंत्रण छोड़ना बहुत डरावना लगता है, क्योंकि अहंकार का पूरा अस्तित्व नियंत्रण पर टिका है। लेकिन जीवन अहंकार से बड़ा है। जब तुम कहते हो मैं नहीं जानता आगे क्या होगा और फिर भी सहज रहते हो, उसी क्षण तुम जीवन के साथ हो जाते हो। जीवन को भरोसे की जरूरत है, तर्क की नहीं। अब इसका अर्थ यह नहीं कि तुम जिम्मेदार नहीं रहते। जिम्मेदारी और चिंता में फर्क है। जिम्मेदारी वर्तमान में होती है, चिंता भविष्य में। तुम काम करो, पूरी सजगता से करो, लेकिन परिणाम को जीवन पर छोड़ दो। यह छोड़ना कमजोरी नहीं है, यह परम साहस है। घबराहट तब आती है जब तुम परिणाम को अभी से जीने लगते हो। तुम असफलता को पहले ही भुगत लेते हो, तुम अपमान को पहले ही सह लेते हो। जीवन इतना निर्दयी नहीं, निर्दय तो तुम्हारा मन है। अब समझो, शांत व्यक्ति कोई विशेष व्यक्ति नहीं होता। वह बस इतना करता है कि जो हो रहा है उसे होने देता है। वह बहाव में तैरता है, वह धारा से लड़ता नहीं। और जो धारा से लड़ता है वह थक जाता है। जो धारा के साथ बहता है वह समुद्र तक पहुंच जाता है। जीवन में समस्याएं आएंगी, दुख आएगा, हानि होगी, लेकिन अब फर्क ये होगा, तुम टूटोगे नहीं। तुम महसूस करोगे लेकिन बिखरोगे नहीं। तुम रोगे लेकिन खोओगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं है, अब तुम्हारा केंद्र भीतर है। यह केंद्र मौन से बना है, यह केंद्र जागरूकता से बना है। अब ओवर थिंकिंग आएगी, लेकिन तुम उसे पहचान लोगे। तुम कहोगे यह सोच है, मैं नहीं। डर आएगा, लेकिन तुम उसे देख लोगे। तुम कहोगे यह ऊर्जा है, यह भी गुजर जाएगी। घबराहट आएगी, लेकिन तुम उसमें खोओगे नहीं। तुम सांस लोगे और वर्तमान में लौट आओगे। यही अभ्यास है, यही साधना है। कोई अलग से बैठना जरूरी नहीं, कोई मुद्रा जरूरी नहीं। जीवन ही तुम्हारी साधना है। चलते हुए सजग रहो, बोलते हुए सजग रहो, चुप रहते हुए सजग रहो। धीरे धीरे तुम पाओगे भीतर एक हल्कापन है। वही हल्कापन डर को जड़ से काट देता है, क्योंकि डर बोझ पर जीता है। जहां हल्कापन है वहां डर टिक नहीं सकता। अब अंतिम बात, इसे सुनो नहीं, इसे याद मत करो, इसे बस जीने दो। तुम पहले से ठीक हो, तुम्हें सुधारने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस अपने ऊपर चढ़े हुए शोर को धीरे धीरे गिरने देना है। जैसे धूल जम जाती है आईने पर और आईना खुद को दोषी मान लेता है। आईने को बदलना नहीं पड़ता, धूल झाड़नी पड़ती है। तुम वही आईना हो। अब धीरे धीरे तुम ये देखने लगते हो कि हर अवस्था आती जाती है। आज मन भारी है, कल हल्का हो जाएगा। आज डर है, कल शायद नहीं रहेगा, और कभी कभी डर फिर लौट आएगा। लेकिन अब फर्क ये होगा कि तुम डर से परेशान नहीं होगे, क्योंकि तुम जान जाओगे यह भी एक लहर है, और जो लहर को लहर की तरह देख लेता है वह डूबता नहीं। ओवर थिंकिंग भी अब वैसी नहीं रहेगी। सोच आएगी, लेकिन वह तुम्हें बहा नहीं ले जाएगी। तुम काम कर रहे हो और मन कुछ और सोच रहा है। अब तुम घबराओगे नहीं, तुम बस देखोगे अच्छा मन चल रहा है। और ये देखने भर से सोच की आधी ताकत खत्म हो जाती है, क्योंकि सोच अंधेरे में ताकतवर होती है, रोशनी में नहीं। जागरूकता ही रोशनी है। अब जीवन थोड़ा सरल लगने लगता है। पहले तुम हर चीज को बहुत व्यक्तिगत लेते थे। हर शब्द, हर प्रतिक्रिया
हर नजर हो। अब तुम थोड़ा ढीले हो जाते हो। जीवन तुम्हें कुछ साबित करने के लिए नहीं बुला रहा, जीवन तुम्हें जीने के लिए बुला रहा है। अगर इस पूरी यात्रा में तुम्हारे भीतर एक पल के लिए भी शांति उतरी हो तो समझ लेना बीज गिर चुका है। अब उसे तुम नहीं उगाओगे, जीवन खुद उसे उगाएगा। और एक दिन तुम अचानक पाओगे डर कहीं पीछे छूट गया है, घबराहट बेईमानी हो गई है और सोच अब सिर्फ एक औजार है। यही स्वतंत्रता है, यही मुक्ति है, यही जीवन है। रामचरितमानस में बालकांड में लिखा है, शिव जी कहते हैं सती जी को समझाया उन्होंने, फिर उन्होंने कहा हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। तो विचार में किसका कंट्रोल है? हम कह रहे हैं ये फ्री विल है, तो वो भी फ्री विल है कि वो भी कोई फ्री विल दे रहा है हमें? तो राम कौन है? ब्रह्म है। पग बिन चले सुने बिनु काना। इंसान तो नहीं होगा जो पग बिन चलेगा और कान के बिना सुनेगा। कौन है शिव? आपने कहा शिव जी हैं। आपके बोलने में ही पर्सोनिफिकेशन बैठा हुआ है। गीता के कृष्ण कौन है? तीनों फिर चरित्र नहीं रह जाते, तीनों बोध बन जाते हैं। विचार है मन में आ रहे हैं, उसमें संयम कैसे रखे? क्योंकि रखना ही नहीं है, मूल है रखना ही नहीं है, रखना ही नहीं है संयम। बोध ही संयम है। कुछ नहीं रोकना है, जानना है। हम डर जाते हैं, हम कहते हैं कि अगर रोकेंगे नहीं तो हो जाएगा। ऐसा नहीं, जब रोकने वाला वही है जो करने पर उतारू है, तो रोक करके भी जो निकलेगा वो बहुत विकृत होगा, बॉच्ड होगा। तुम ही हो जो प्रेशर कुकर के नीचे की आग है, सीटी भी तुम ही हो। और कई बार तुम कहते हो मैं उसमें से कुछ भी नहीं निकलने दूंगा, तब क्या होगा? रामचरितमानस में बालकांड में लिखा है, शिव जी कहते हैं सती जी को समझाया उन्होंने, फिर उन्होंने कहा हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। मतलब सब उन्होंने कह दिया कि समझाने के बाद विचार का इसमें वो आया। इसी में लिखा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। मतलब विचार जो आ रहा है किसके अंदर, मतलब शिव जी ने तो वो तो गलत नहीं है, मतलब वो तो बहुत जानते हैं, हर चीज जानते हैं। तो विचार में किसका कंट्रोल है? हम कह रहे हैं ये फ्री विल है, तो वो भी फ्री विल है कि वो भी कोई फ्री विल दे रहा है हमें? मतलब विचार का उत्तर आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि जब आप भारतीय धर्म, अध्यात्म और फिर दर्शन के शिखर पर जाते हैं, तो वहां जितने भी आपके दैवीय चरित्र हैं वो सब बिल्कुल एक हो जाते हैं, कन्वर्ज कर जाते हैं, और सबके लिए मात्र एक शब्द बचता है, बोध। क्या बोलता है निर्वाण षटकम की शिव कौन है? कौन है शिव? आपने कहा शिव जी हैं। आपके बोलने में ही पर्सोनिफिकेशन बैठा हुआ है। और आप आदि शंकराचार्य से पूछते हैं तो बोलते हैं हम निर्विकल्पो निराकार रूपो चिदानंद रूप शिवोहम निर्विकल्पो निराकार रूपो। तो उच्चतम जगह पर जाकर के राम, शिव, कृष्ण, जितने दैवी, और जो हमारे यहाँ पे जो उच्चतम चरित्र हैं वो यही तीन है, जिनमें से दो को हम विष्णु की परंपरा से लेते हैं, एक शैव की परंपरा से हैं, और फिर शिव की परंपरा से फिर शक्ति भी आ जाती हैं, और वहाँ से फिर जो गणपति वाला गणपत्य धर्म है वो। पर ये तीन केंद्रीय हमारे कहते हैं, राम, कृष्ण, शिव। हिंदू धर्म की आप बात करें तो कहेंगे यही तीन सबसे ज्यादा हमारे पूज्य हैं, और ये तीनों एक हो जाते हैं। कहां पर जाकर के? जब आप अध्यात्म को उसकी निष्पत्ति तक ले जाते हो, तीनों एक हो जाते हैं। तीनों फिर चरित्र नहीं रह जाते, तीनों बोध बन जाते हैं, तीनों बोध बन जाते हैं। ठीक है, तो शिव पार्वती से बात कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ बोध प्रकृति को समझा रहा है। बोध प्रकृति को समझा रहा है। प्रकृति माने वही जो हम हैं, इंसान। हमने कहा ना हमारे दो सेंटर होते हैं, तो जो सही सेंटर है वो जो प्राकृतिक सेंटर है, जो जन्मजात सेंटर है, उसको समझा रहा है। इसको ऐसे पढ़ा जाता है। जब ऐसे पढ़ोगे तो सब ठीक हो जाएगा। गीता के कृष्ण कौन है? गीता के कृष्ण वो हैं जो शुरुआत करते हैं अर्जुन का सारथी होने से, अर्जुन का सखा होने से, और फिर गीता के दौरान ही बोल देते हैं कि मुझको जीव या देही या मनुष्य मत मान लेना, मैं वो नहीं हूं। शिव कौन है?
अभी हमने बात करी है चिदानंद रूप अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, शिव वो है। इसी तरह आप अभी संत तुलसीदास की बात कर रहे थे, तो क्या बोलते हैं वो राम के बारे में कि राम कौन है, और बार बार में हाँ, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। तो राम कौन है? ब्रह्म है। पग बिन चले सुने बिनु काना। अब इंसान तो नहीं होगा जो पग बिन चलेगा और कान के बिना सुनेगा, तो राम भी फिर कौन हो गए? वही निर्विकल्पो निराकार रूपो। जब ऐसे समझ में आता है कि राम कृष्ण शिव ये तीनों सिर्फ बोध के प्रतीक हैं, तब फिर इस तरह के सवाल सब सुलझ जाते हैं। आचार्य जी, मेरा फॉलो है कि जो विचार हैं मन में आ रहे हैं उसमें संयम कैसे रखे, क्योंकि रखना ही नहीं है, मूल है, रखना ही नहीं है संयम। संयम एक लोक धार्मिक मूल्य है, संयम रखो। संयम में फिर वही नियंत्रण की बात आ जाती है ना। संयम का असली अर्थ ये नहीं होता, बोध ही संयम है। मतलब रियलाइज हो जाए। तुम्हें रोकना नहीं है, कुछ नहीं रोकना है, जानना है, जानना है। हम डर जाते हैं, हम कहते हैं कि अगर रोकेंगे नहीं तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जब रोकने वाला वही है जो करने पर उतारू है, तो रोक करके भी जो निकलेगा वो बहुत विकृत होगा, बॉच्ड अप होगा। तुम ही हो जो प्रेशर कुकर के नीचे की आग है, और तुम ही हो जिसने कुकर को बिल्कुल ऐसे इंसुलेट कर रखा है और सीटी भी लगा रखी है। आग भी तुम ही हो, सीटी भी तुम ही हो। और कई बार तुम कहते हो मैं उसमें से कुछ भी नहीं निकलने दूंगा, मैं उसमें से थोड़ा भी अगर बाहर निकलने दे रहा हूं, कुछ भी अगर उसमें से लीक कर गया, स्राव कर गया, तो इससे तो मेरे संयम का नाश हो जाता है। सीटी भी तुमने बंद कर दी, तब क्या होगा? क्या होगा? फटोगे। तो ज्यादातर यही होता है, लोग धर्म में फटते हैं, उसको बोलते हैं पाखंड। क्योंकि सबके सामने फटोगे तो फिर बेइज्जती होती है, तो फटा जाता है एकांत में, अंधेरे में, बंद कमरों में फटा जाता है। तो वो नहीं होने देना है। पाखंडी थोड़ी बनना है कि ऊपर ऊपर कुछ बोल रहे हैं, अंदर अंदर कुछ चल रहा है। संयम अपने आप हो जाता है। आप जिसको जान जाते हो चीज को, उसके बाद सही रास्ता अपने आप खुल जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। So, sir, as we know, in the realm of philosophy, many of the greatest intellectuals have viewed this worldly plane as an illusion or a fleeting shadow of a deeper reality. So, if every soul is destined to transcend this material existence by overcoming the natural tendencies, every soul is destined to transcend this material plane. Where is this coming from? but ChatGPT. सर बट अद्वैत बोलता है कि हम लोग तत्वमसी मीन्स हम लोग पहले ही से वो उस परफेक्शन पे रीच कर चुके हैं। हम नहीं कर चुके हैं, कोई टाइम में प्रोसेस थोड़ी कि हिस्टोरिकली रीच कर चुके हैं। तत्वमसी का मतलब यही है, प्रज्ञानम ब्रह्म, दैट which is the purest, that which is free of all conditioning. That's what you really are, and that's why tat, nothing else, because that's so pure that you cannot even accord a name to it. You cannot even accord a name to it. You can only point to it and say that's Tattvamasi Shvetaketu, that's what you are. And if I even give a name, then that is corrupted. That does not mean that you are historically the pure Atman or something. No. It's a massive. सर तो मेरा ये सवाल था कि अगर हम लोग सारे नेचुरल टेंडेंसीज को हम लोग ट्रांसेंड ही करना चाहते हैं, जैसे ग्रीड, जेलसी। ट्रांसेंड माने क्या? डिफाइन करो पहले। मींस हम लोग उसको रेसिस्ट करना चाहते हैं। नहीं, अभी मैं बोला था ना, कंट्रोल जैसे शब्दों का वेदांत में कोई स्थान नहीं है, तो रेजिस्ट कहां से आ गया? कंट्रोल और रेजिस्ट तो एक ही डायमेंशन के वर्ड है ना। हमें नहीं रेजिस्ट करना है कुछ भी। बोधो हम, मेरा स्वभाव जानना है, नियंत्रण करना नहीं। मुझे किसी के पीछे लठ लेके नहीं दौड़ना है कि लस्ट कहां से आ गई। मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मुझे वीर रक्षा करनी है। ये सब लोक धर्म में चलता है, रेजिस्ट करना, रोकना। वेदांत में ये सब नहीं होता कि ये वेदांत कहता है मैं जान गया, जो ठीक नहीं होगा अपने आप रुक जाएगा। मैं जान गया, मेरे जानने से जो उचित होगा वो स्वयमेव होगा। मेरा काम नहीं है एनफोर्स करना, मेरा काम है
जानना, और जानने के फलस्वरूप फिर जो कर्म होता है मुझे उसको बाधित नहीं करना है, मुझे अकर्ता रहना है। कर्म किससे होगा? बोध से होगा। मैं कुछ अच्छा कर तो नहीं सकता, पर मैं इतना होनहार हूं कि कुछ अच्छा हो रहा हो उसको रोक जरूर सकता हूं। मेरी न्यूसेंस वैल्यू तगड़ी है। वेदांत कहता है तुम हट जाओ, हट जाओ, अपने रास्ते से हटो। यू आर द डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर सेल्फ। यू आर योर ओन वर्स्ट एनिमी। तुम अपने रास्ते से हटो। वेदांत नहीं कहता अपने लिए कुछ अच्छा करो। वेदांत नहीं कहता कि तुम महान बन के दिखाओ। वेदांत कहता है अपनी क्षुद्रताओं को देखो, तुम लीचड़ हो, और अगर तुम अपना लीचड़पना हटा दो तो महान तो तुम हो ही, तत्त्वमसि। तुम्हें महान बनना नहीं है, बिकमिंग की बात नहीं है, वहां नहीं जाना है। जिसको लोक धर्म कहता है कि आकाश में बैठा है, वेदांत कहता है वो तुम्हारे हृदय में स्थापित है, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। हां, तुमने उसके चारों ओर बहुत कचरा भर रखा है और उस कचरे से तुम आइडेंटिफाइड हो गए हो। तुम्हारा जो नकली मैं है वो उस कचरे से तादात्म्य कर चुका है। तुम्हारा काम है वो कचरा हटाना, और हटाना भी ऐसे नहीं कि ऐसे हटाना, ऐसे हटाना, देख के हटाना। तुम्हारी दृष्टि ही अग्नि है जो तुम्हारे सब मान्यताओं को, भ्रमों को भस्मीभूत कर देती है। देखने मात्र से मुक्ति हो जाती है अगर तुम्हारे देखने में सच्चाई है। तो इसलिए वेदांत एक बड़ी कड़ी शर्त मांगता है ना, सच्चाई, ऑनेस्टी, सत्यनिष्ठा। वो होती नहीं है। तो इसीलिए हमने कहा कि कभी भी वेदांत एक बहुत छोटे निश से आगे नहीं बढ़ पाया, और शायद अब बढ़ जाए। आपके ऊपर है, आप बढ़ाओ तो। भाई मेरा वेदांत से आशय ये नहीं है कि कोई पुरानी चीज है हमें जिसको आज कल्ट या क्रीड की तरह बढ़ाना है। वेदांत शब्द ही हटा दो। मैंने जहां जहां कहा था वेदांत, उसको कंट्रोल F कर दो और फिर वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो सेल्फ इंक्वायरी। सेल्फ इंक्वायरी वो ज्यादा नॉन पार्टीशन लगेगा, क्योंकि हुआ क्या है ना कि बहुत सारी गड़बड़ चीजें हैं जिनके साथ वेदों का संबंध जुड़ गया है, और वेदांत में भी वेद शब्द आता है, तो उसकी वजह से ट्रिगर हो जाते हैं लोग, और मैं उससे समझता हूं, आई काइंड ऑफ एम्पैथाइज विद दैट। तो वेदांत शब्द भी आवश्यक नहीं है। व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज नोइंग वन सेल्फ। अब उसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना। खुद को जानने में क्या समस्या है, या है उसमें भी है। सर तो नेचर ने हम लोग को ऐसा डिजाइन ही क्यों किया? ये है ना बात। ये देखो, ये असली प्रॉब्लम है कि हम पैदा ऐसे हुए क्यों। आमीन सर। कि हम पैदा ही ऐसे क्यों होते हैं। तो इसलिए अब तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो दुनिया भर के श्लोक होते हैं जो कहते हैं भाव सागर पार करना है, और ये जो आवागमन है, शंकराचार्य ने बोल रहा था ना कि बार बार मरे बार बार आए, ये क्या चल रहा है नालायकी में, कहां फंस गए। वो इसीलिए क्योंकि हर बच्चा जो पैदा होता है वो पैदा ही होता है बेवकूफ, और ये कोई किसी के सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन की या ओपिनियन की बात नहीं है। बच्चा पैदा होता है, आपको दिखाई देता है उसकी स्थिति क्या है, कितना उसको ज्ञान है, क्या वो अपनी स्थिति को समझता है, और इतना ही नहीं, वो पूरे तरीके से पर निर्भर होता है। उसकी चड्डी भी गीली हो जाए तो नहीं बदल सकता। आप तो कम से कम हाथ बढ़ा के खाना उठा के खा सकते हो, तो माँ नहीं आई तो भूखा पड़ा रहेगा। ताकत कुछ होती नहीं है, हाथ पांव में कोई जान नहीं होती है, भाषा भी नहीं होती उसके पास, विचार नहीं होता उसके पास। ऊपर पंखा घूम रहा है, बिल्कुल नहीं जान सकता ये ऊपर क्या घूम रहा है। माँ बाप दुनिया भर के जो कॉन्सेप्ट कुछ नहीं समझता। हाँ, एक चीज उसके पास भरपूर होती है, क्या? फिजिकल कंडीशनिंग। पेट बजाएगा, भूख लगी, ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी। जानवर का बच्चा कम से कम कपड़ा नहीं मांगता। हम इवोल्यूशन में ऐसे हो गए हैं कि हमें कपड़ा ना मिले तो मर जाएं। छोटे बच्चे को आप कपड़ा नहीं दीजिए तो वो कभी गर्मी से, जाड़े से, किसी न किसी चीज से मर जाएगा। जानवर के बच्चे को कपड़े के बिना ही मौज में आ जाती है। गाय का बच्चा पैदा होता है, कितनी देर में वो खड़ा हो जाता है? किसी ने अगर गाय रखी हो, देखी हो कभी, ऐसे ही जानता हो, कुछ घंटों में, कुछ घंटों में नहीं, 2 घंटे थोड़ा ज्यादा लगता है, पर खड़ा हो जाता है थोड़ी देर में। और वो माँ से स्वतंत्र भी कितने समय में हो जाता है। और आप इंसान के बच्चे को देखिए, उसे चलने में कितना समय लग जाता है, भाषा कितने समय में सीखता है। और मानसिक तौर पे हम कब कहते हैं उसकी शिक्षा पूरी हो गई? कितने साल के हो भाई आप? सर 20। किसी जानवर को उसकी जिंदगी
का लगभग 1/4 देना होता है अपनी शिक्षा में, और 1/4 हम तब मान रहे हैं जब पूरे 100 साल जियो, नहीं तो 1/3 कोई जानवर देता। हम इतने बुरे तरीके से परनिर्भर जीव हैं, प्रकृति ने हमें ऐसा पैदा किया है। तो इसलिए फिर समझने वालों ने काव्यात्मक तरीके से एज ए यूफेमिज्म कहा कि पहली माया तो जन्म लेना ही है। और जब कोई आकर के बहुत रोता था ना उनके पास, सफरिंग है, दुख है, हाय हाय ये हो गया, वो हो गया, लड़का मर गया, दौलत छिन गई, ऐसा हो गया, बीमारियों से बहुत लोग मरते थे, क्यों हो रहा है ये सब, तो पहले तो समझाया, उसके बाद भी वो छाती पीट रहा है, तो उससे कहा जाता था पैदा काहे को हुए। अगर दुख चाहिए ही नहीं था तो पैदा क्यों हुए। अभी सुनने में विचित्र बात लगेगी, कोई अपनी मर्जी से पैदा हुआ था। तो संत कबीर उसमें बोलते हैं देह धरे का दंड है, जो धरे सो रोए। ये जो तुम्हें दुख मिल रहा है ना, वो एक तरीके से फंडामेंटली देह धरने का दंड है। फिर आगे बोलते हैं कि भुगतेंगे तो सभी, लेकिन भुगतने में अंतर होता है। सुंदरता देखिए वक्तव्य की, ज्ञानी भुगते ज्ञान से और मूर्ख भुगते रोए। देह धरे का दंड है, जो जन्मे सो होए, और ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। तो आप पैदा हुए हो तो ये जो उसके साथ एसोसिएटेड सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हो तो रहेंगी ही, सबके लिए रहती हैं, अज्ञानी के लिए भी, ज्ञानी के लिए भी। लेकिन अज्ञानी रो रो के भुगतता है और ज्ञानी ज्ञान में उसका साक्षी हो जाता है, हाँ ये सब चल रहा है, क्या करें, चलता ही है। इतने बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, कैंसर से मरे हैं। अभी हमारी पिछली शताब्दी में जो 2 हम बड़े मूर्धन्य व्यक्तित्व लेते हैं, रमण महर्षि हो गए और रामकृष्ण परमहंस हो गए, दोनों कैंसर से गए थे। विवेकानंद तो पता नहीं कितनी बीमारियां थी। और पीछे आप जाइए, गौतम बुद्ध हैं, महावीर हैं, वो दोनों भी मात्र वृद्धावस्था से नहीं गए थे, वो भी बीमारी से गए थे। तो जिसने देह धरी है उसको ये सब होता है, और इसका हम कुछ कर नहीं सकते, ये फंडामेंटल ह्यूमन कंडीशन है। तो ये कहना कि ऐसा है ही क्यों, बस है, हम पैदा हुए हैं इसलिए है, यही आंसर है, हम पैदा हुए हैं इसलिए है। नमस्कार, मैं हरीश स्वागत करता हूं आप सभी का। जब से हम पैदा होते हैं टिल आवर डेथ, ऑल वी डू इज टेक डिसीजंस, और यही जो डिसीजन होते हैं तय करते हैं कि या तो हम लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनेंगे, या एक एवरेज लाइफ जिएंगे, या फिर हो सकता है उससे भी बुरा कुछ। पर क्या लगता है आपको कि जो हमारे डिसीजंस हैं, क्या ये हमारे अपने होते हैं, हमारे पास फ्री विल है, या फिर जो हमारे डिसीजंस हैं वो पूर्व निर्धारित हैं, प्री डिटरमाइंड है? क्या लगता है आपको? ऑफ कोर्स बहुतों का आंसर होगा कि जो भी हमारे डिसीजन होते हैं वो हमारे पास फ्री विल है, हमारे पास इच्छा शक्ति है। हो सकता है मैं उस टाइम पे कोई और डिसीजन चूज करता तो कुछ और होता। पर वहीं जो दूसरा इसका अपोजिट है, थॉट है, वो है प्री डिटर्मिनेशन का, पूर्व निर्धारित चीज़ों का। तो ये जो थॉट है, ये थॉट ऐसा मानता है कि नहीं, आप कुछ और चूज कर ही नहीं सकते थे। अगर आपने उस वक्त ये चीज़ चूज़ की थी तो आपको चाहे 1000 मौके दे दिए जाएं टाइम रिवर्स करके, और अगर आपको ना पता हो कि आपके साथ ये घटना दोबारा घटित हो रही है, तो आप हर बार वही डिसीजन चूज करोगे जो कि आपने पहली बार में चूज़ किया था। तो ये है पूर्व निर्धारित चीज़ें, यानी प्री डिटरमाइंड चीज़ें, यानी भाग्यवाद कह सकते हैं आप इसे, कि हर चीज़ पूर्व डिटरमाइंड है। ठीक, तो ये तो क्वेश्चन समझना हो गया कि चलो प्रश्न हमारे समझ में आ गया कि पूर्व निर्धारित और फ्री विल का मतलब क्या है, इच्छा शक्ति का मतलब क्या है। पर अब हम समझें कैसे कि असल में दोनों में से सही क्या है, मतलब चीज़ें असल में होती क्या है, क्या हमारे पास फ्री विल है या फिर चीज़ें पूर्व निर्धारित है। तो इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए आप कहीं बाहर तपती धूप से आ रहे हैं, और जैसे आप घर में आते हैं तो आपके पास सामने एक ठंडा पानी रखा हुआ है और एक गर्म पानी रखा हुआ है। तो आप क्या चूज़ करेंगे? ऑफ कोर्स कॉमन सेंस कहता है कि यार हम गर्मी से आ रहे हैं तो हम ठंडा पानी ही चूज़ करेंगे, वो हमारी बॉडी को चाहिए उस टाइम पे। पर हो सकता है कि अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो और आपको सर्दी जुकाम लगी हो तो स्टिल आप गर्मी से आ रहे हैं, लेकिन तब भी आप वो हल्का गुनगुनाया गर्म पानी जो भी आप वही पिएंगे। ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपके सामने मैं बैठा हूं और आपको पता है कि यार इस बंदे ने एक वीडियो बनाई थी कि चीज़ें पूर्व निर्धारित होती हैं, और अगर मैं गर्मी से आ रहा हूं तो मैं ठंडा पानी ही पीऊँगा, और आप सोच रहे हो कि नहीं अब मैं ठंडा पानी पीऊँगा ही नहीं, सामने बैठा हुआ है, मैं गर्म पानी चूज़ करूँगा। तो तीनों ही केस में अगर आप देखें
तो जो भी उस बंदे का डिसीजन था, उस डिसीजन के पीछे कोई ना कोई वजह थी। वो उसका अपना डिसीजन नहीं था, उसके पीछे कोई ना कोई वजह थी। तो इस एग्जाम्पल से आपको हल्का फुल्का अंदाज़ा हो गया होगा कि कहीं ना कहीं चीज़ें पूर्व निर्धारित हैं। फ्री विल का बहुत लिमिटेड स्कोप है। ये तो हल्के फुल्के अंदाजे होने की बात है, लेकिन अगर आपको डिटेल में जानना है, मतलब अगर आपको पूरा कंफर्म करना है कि वाकई में क्या फ्री विल होती है या फिर चीज़ें प्री डिटरमाइंड होती हैं, तो आपको डिसीजन मेकिंग का मैकेनिज्म समझना होगा। अब डिसीजन मेकिंग का मैकेनिज्म क्या है? डिसीजन मेकिंग का मैकेनिज्म आप कंप्यूटर की एनालॉजी से बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जैसे मान के चलिए कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में क्या चीज़ें होती हैं? मेनली 3 चीज़ होती हैं। एक इनपुट डिवाइसेस, दूसरा उसका प्रोसेसर और तीसरा आउटपुट डिवाइसेस। अब वो इनपुट लेता है, चाहे कीबोर्ड से लिया हो, चाहे स्कैनर से लिया हो, चाहे माउस से लिया हो। इनपुट लिया, अंदर प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद कुछ ना कुछ वो आउटपुट देगा। अब यहाँ पे जो ये प्रोसेसिंग वाला पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो प्रोसेसिंग हो रही है, ये डिपेंड करता है कि वो जो प्रोसेसर है, उस प्रोसेसर पे ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर कौन सा चल रहा है उस टाइम पे। उसी हिसाब से हमारे पास सेम इनपुट के लिए अलग अलग किस्म के आउटपुट हो सकते हैं। ठीक है, मान के चलिए अगर उस पर कोई और सॉफ्टवेयर ए नाम का सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, तो उस पर Ctrl+T अगर मैं दबा रहा हूँ तो Ctrl+T का उस पर कुछ और फंक्शन होगा। और अगर कोई और बी नाम का सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, उस पर मैं अगर Ctrl+T दबा रहा हूँ तो उसका कुछ और एप्लीकेशन होगा वहाँ पे। तो इसका मतलब है कि जो आपका इनपुट है, वो इनपुट डिपेंडिंग अपॉन उस प्रोसेसर पे सॉफ्टवेयर कौन सा डाला हुआ है, आउटपुट अलग अलग दे सकते हैं। अब सेम एनालॉजी को हम इंसानों पे अप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास जो इनपुट सिस्टम है, इनपुट डिवाइसेस हैं, वो हमारे पास क्या क्या है? वो हमारे पास है, ये हमारा स्किन कह सकते हैं, हमारी आइज़ कह सकते हैं। मेनली ये जो हमारे पास 5 इनपुट सेंसर्स होती हैं। ठीक है, कान हो गए, हमारे आँख हो गई, नाक हो गई, टेस्ट बड्स हो गई। ठीक है, ये हमारी स्किन हो गई। तो ये हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। अब ये जो हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं, ये हमारे पास क्या करते हैं कि जैसे कोई भी सिग्नल आ रहा है, तो जैसे मान के चलिए ये मेरे सामने एक बल्ब है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो बल्ब है, इसकी जो फोटोन्स है, इससे निकलने वाले फोटोन मेरी आंखों में रेटिना उसे हिट कर रहे हैं, और वहाँ पे हमारे पास ऑप्टिक नर्व है। ठीक है, जो हमारे ब्रेन तक जो ये फोटोन आया है, इस फोटोन को पीछे हमारे पास जो ऑप्टिक नर्व है, वो ऑप्टिक नर्व इस फोटोन के रिगार्डिंग, इस फोटोन के क्रॉसपॉन्डिंग एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करती है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाता है। तो ये तो हो गया कंप्यूटर का जैसे इनपुट जाता है उस तरीके की चीज़। अब उसके बाद मेन बात आती है प्रोसेसिंग की। तो यहाँ पे सारा फंडा है। जो प्रोसेसिंग है वो है हमारा ब्रेन पूरा प्रोसेस करता है हर चीज़ को। तो ब्रेन तो हमारे पास सभी के पास है, बट बात वही है जैसे वहाँ पे था, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में सेम इनपुट अलग अलग आउटपुट दे सकता है। सेम चीज़ वहाँ पे है, यहाँ भी है। हम सभी के पास जो दिमाग है उसका स्ट्रक्चर अलग अलग है, हम सभी के थॉट प्रोसेस अलग अलग है, हम सभी की पर्सनैलिटी अलग अलग है, और उसी हिसाब से सेम इनपुट के लिए हम सब लोग अलग अलग किस्म के आउटपुट दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो क्या रहा है कि जो हमारा ब्रेन है वो चीज़ों को प्रोसेस कर रहा है। वो जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस कुछ इस तरीके से होती है। मान के चलिए वहाँ पे बहुत सारे हमारे पास न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, अब न्यूरॉन्स मान के चलिए 4-5 न्यूरॉन्स है। ठीक है, अब यहाँ पे इधर से लाइट आई, बोले तो सिग्नल आई। अब जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया है हमारे पास यहाँ पे इस न्यूरॉन पे, अब मान के चलिए उसने इधर जाना है, इधर जाना है या इधर जाना है, वो मर्जी से तो नहीं चला जाएगा, आज मैं इधर और कल उधर चला जाता हूँ। जो भी वहाँ पे फिजिकल हमारे पास सिस्टम बना हुआ होगा, जो भी लॉज ऑफ फिजिक्स वहाँ पे अप्लाई हो रहे होंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के हमारे पास लॉज अप्लाई हो रहे होंगे, उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो डिसाइड करेगा कि यहाँ या तो मैं यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ। वो चीज़ प्री डिटरमाइंड है। तो आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि सारी चीज़ें जो हमारे पास इनपुट आ रहा है, उसके बाद जो प्रोसेसिंग हो रही है, उसके बाद जो आउटपुट, मान के चलिए जो वोकल कोड है हमारे पास, ठीक है, ये जो वॉइस बॉक्स है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास वाइब्रेट कर रहा है। किस तरीके से? जो यहाँ पे दिमाग से सिग्नल आ रहे हैं इससे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कंप्लीटली सारी की सारी पूरी लॉज ऑफ फिजिक्स से हमारे पास बाउंड है। हमारी पूरी की पूरी बॉडी, हमारे सारे थॉट्स कुछ खास कोई बहुत मेटाफिजिकल चीज़ नहीं है। हमारे थॉट्स क्या होते हैं? हमारे थॉट्स जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन्स के जो नए नए कनेक्शंस बनते हैं, जो भी चीज़ें हम सीखते हैं उनके नए नए कनेक्शन बनते हैं, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वही हमारे थॉट्स होते हैं। तो आप समझ गए होंगे इस एनालॉजी से कि हाँ, चीज़ें वाकई प्री डिटरमाइंड है। बट जब हम ये कहते हैं कि चीज़ें वाकई सारी प्री डिटरमाइंड हैं, जो भी मैं करूँगा, ठीक है, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये वीडियो देखने वालों के लिए मैं एनवायरनमेंट हो गया, और
वो जो मुझे इनपुट देंगे, ठीक है, वो वहाँ पे कमेंट करेंगे, फीडबैक देंगे, जो भी करेंगे, तो वो मेरे लिए एनवायरनमेंट होगी। तो मैं आपके लिए और आप मेरे लिए एनवायरनमेंट हो। अब जहाँ पे मेन बात थी, जो प्रोसेसिंग की बात थी कंप्यूटर के लिए, वो हमारे पास ब्रेन की बात है। अब यहाँ पे ब्रेन यानी जो हमारी पर्सनैलिटी है, तो वो पर्सनैलिटी हमारी कैसे बनती है वो एक अलग मुद्दा है। वो एक पर्सनैलिटी अवेयरनेस की मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, उसमें मैं डिस्कस करूँगा कि हमारी पर्सनैलिटी किस तरीके से तय होती है। यहाँ पर मैं हल्का सा बता देता हूँ, जो हमारी पर्सनैलिटी होती है वो हमारी 16 साल की उम्र तक तय हो चुकी होती है कि हमारा थॉट प्रोसेस किस तरीके का होगा। अगर जैसे Ctrl+T दबाया जा रहा है तो हम उसके लिए किस तरीके से प्रोसेस करके क्या आउटपुट देंगे, वो चीज़ें कहीं ना कहीं 16 साल तक की उम्र तक तय हो चुका होता है हमारी पर्सनैलिटी। और जो हमारी पर्सनैलिटी तय होती है उसमें आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं 50-50% हमारा जो जीन है प्लस हमारा एनवायरनमेंट, इन दोनों का योगदान होता है। हमारा जो DNA है वो भी हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ऑलमोस्ट 50% कह सकते हैं आप कि 50% हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो हमारा DNA तय करता है, और बाकी 50% हमारा एनवायरनमेंट तय करता है कि हमारा थॉट प्रोसेस कैसा होगा। और अप टू 16 साल की उम्र तक हमारा पर्सनैलिटी एक तरीके से तय हो चुकी होती है कि हाँ, ये बंदे की पर्सनैलिटी कुछ इस तरीके की होगी। और उसके बाद फिर हम लाइफ टाइम उसी हिसाब से इनपुट्स को लेके प्रोसेस करके वैसे ही आउटपुट देते रहते हैं। अभी जो थॉट है कि चीज़ें प्री डिटरमाइंड है, चीज़ें पूरी फिक्स हैं, कई तरह से काफ़ी डिस्टर्बिंग थॉट है। मतलब सोच के देखिए यार, अगर सब कुछ फिक्स है, मेरा ये वीडियो बनाना फिक्स था, जो लोग देख रहे हैं उनका देखना फिक्स था, देखने के बाद उनके माइंड में जो थॉट आएंगे वो पहले से निर्धारित थे, वो थॉट आने के बाद वो किस तरीके से आगे काम करें। अगर हर चीज़ पूर्व निर्धारित है तो फिर जीने का क्या मतलब है? तो है ना डिस्टर्बिंग थॉट। मतलब बड़ा होपलेस कर देने वाला थॉट है एक तरीके से। पर निराश होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कुछ ऐसा सोच के चलिए लाइफ के बारे में, ठीक है, ये सच्चाई तो आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी कि चीज़ें पूर्व निर्धारित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर चीज़ें पूर्व निर्धारित हैं तो भी क्या, अगर हमारी कैपेबिलिटी कम है, ठीक है, वो भी पूर्व निर्धारित है, वो भी हमारे DNA के थ्रू प्री डिटरमाइंड है। हमारी कैपेबिलिटी किसी फील्ड में कम है, किसी फील्ड में ज़्यादा है, तो जिसमें कम है उसमें हम खुद को इम्प्रूव करें, जिसमें हमारे पास ज़्यादा है हम उसमें दूसरों को सिखाएं और दूसरों को इम्प्रूव करें। अपनी लाइफ में हमेशा बेटर डिसीजन लेते रहें। हालांकि ये भी कौन तय करेगा, ये हमारा जो एनवायरनमेंट है वो तय करेगा कि आप बेटर डिसीजन लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेकिन आप भी तो खुद किसी का एनवायरनमेंट हो, तो आप दूसरे के एज एन एनवायरनमेंट आप दूसरों के डिसीजंस को अफेक्ट कर सकते हैं, और कोशिश करें कि आप उन्हें पॉजिटिव वे में अफेक्ट करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चीज़ें हमारे डिसीजंस प्री डिटरमाइंड होते हैं या फिर फ्री विल एग्जिस्ट करती है, ये आपको समझ में आया होगा। आंसर क्या है? आंसर ये है कि चीज़ें प्री डिटरमाइंड है, ठीक है, एज पर क्लासिकल न्यूटोनियन फिजिक्स। वैसे इसमें एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको कि क्वांटम फिजिक्स जैसे भी एक चीज़ है और उसके हिसाब से चीज़ें प्योर रैंडम है, बट प्योर रैंडमनेस भी कहीं से कहीं तक आपको फ्री विल होने का चांस नहीं देती। क्योंकि अगर मान के चलिए आप अभी यहाँ पे बैठे हैं और प्योर रैंडमली आपके दिमाग में थॉट आता है, नहीं मैं छत में जाके घूम के आता हूँ, और उसके बाद प्योर रैंडमली आपके दिमाग में थॉट आता है, नहीं मैं वहाँ से जंप कर जाता हूँ, तो ये क्या फ्री विल थी? नहीं। तो प्योर रैंडमनेस भी, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स है, वो भी आपको फ्री विल का कोई ऑप्शन नहीं देती है, और क्लासिकल मैकेनिक्स तो देती ही नहीं है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स तो आपको फ्री विल का कोई ऑप्शन देती ही नहीं है। तो चीज़ें जैसी पूरी नॉन लिविंग थिंग्स है सेम वैसी हमें बस एक फ़र्क है कि वी आर अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग। हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? कॉन्शियसनेस बड़ी अलग किस्म की चीज़ है। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है इल्यूजन ऑफ फ्री विल। ये जो फ्री विल है इसका जो हमें इल्यूजन है, इसी को हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो कुछ डीप फिलोसफिकल क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं उनमें से ये एक क्वेश्चन कि फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म को कुछ सिंपल तरीके से समझाने का मैंने आज कोशिश किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट आपको अच्छा समझ में आया, ऐसे डिस्कशन आपको और भी इस टाइप की वीडियोज़ आपको चाहिए जो कि आपकी लाइफ में आपका एनवायरनमेंट बने और आपके डिसीजन मेकिंग पावर को और अच्छा बनाए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म्ड रखें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक करें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो औरों की भी हेल्प कर सकता है, उन्हें ये जो डीप फिलोसफिकल क्वेश्चंस हैं वो समझाने में, एक्सप्लेन करने में, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।